इंडस्ट्री या फार्मिंग, क्या चूज करेंगे सिलीगुड़ी के लिए? हम जैसे जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उनको किसान के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा, तभी बदलाव आ सकता है हमारे रूरल इकोनॉमी में। जो आने वाले जो जनरेशन है वो तो टी गार्डन में काम करना चाहते नहीं है, सो क्या होना चाहिए? अब जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए? तो यूरिया को लाया ही इसीलिए गया था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है फूड प्रोडक्शन में, इसलिए तो यूरिया को गवर्नमेंट का कहना ये था। मान लीजिए कि मैं पहाड़ में कोई क्रॉप या फिर कोई फ्रूट को उगा रहा हूँ और मुझे उसे बिहार, यूपी, उड़ीसा भेजना है, राइट? उस स्केल में क्यों नहीं कर पाते हैं यहाँ के किसान? हमारे नॉर्थ बंगाल जोन के लिए एक भी इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है जहाँ पे युवा जाके इनरोल कर सके स्टार्टअप के लिए। ही हैव या शी हैज़ टू गो कोलकाता फॉर दैट। हम लोगों ने अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं लोगों को हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में, चाहे थोड़ा सा अगर हम उन लोगों को सब्सिडी दें, चाहे सब्सिडी ना दें, प्लांटिंग मटेरियल ही अच्छे क्वालिटी की अगर दें युवाओं को, तो और क्या चाहिए एग्रीकल्चर में। मैं आज इस लायक हूँ कि आपने आज हमको याद किया इस पे। नहीं और सर, आप बहुत कुछ किया है आपने नॉर्थ बंगाल के लिए। इनफैक्ट आप जिस पर्टिकुलर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो आप काम कर रहे हैं, एंड इट्स रियली प्रेज वर्दी। थैंक यू सो मच। मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया? हॉर्टिकल्चर ही? नहीं, राइट। हॉर्टिकल्चर फिर मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगा। एक साधारण भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ, राइट, कॉमन लोगों के लिए, तो हॉर्टिकल्चर क्या है बेसिकली? हॉर्टिकल्चर उद्यान पालन, मतलब जिसमें हमारा फल, फूल, सब्जी इत्यादि ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ये एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। एग्रीकल्चर में सीरियल, पल्सेस वगैरह आ जाती हैं, दाल चाहे आपका चावल वगैरह, लेकिन हॉर्टिकल्चर हो गया, इसमें फ्रूट्स आपके आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्रॉप्स फिर हॉर्टिकल्चर में नहीं आती जनरली? क्रॉप्स बोल के सीरियल्स क्रॉप्स हो गए, वो एग्रीकल्चर ये सब चीज़ें में आ गई जी। फिर भी मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं सिर्फ हॉर्टिकल्चर में हम दायरा बांध के आज नहीं रखेंगे। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि हम पूरे एग्रीकल्चर को ही थोड़ा सा समझने का कोशिश करें। यहाँ का जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना भी सिनारियो है, जिस तरह का है, नॉर्थ बंगाल कह लीजिए या फिर सिक्किम कह लीजिए, उसको हम थोड़ा सा आपके माध्यम से हम थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। जितना हो सके सरल और सिंपल भाषा में आप हमें समझाएं, सो दैट साधारण से साधारण इंसान को भी ये पर्टिकुलर चीजों में एक समझ आ जाए। बस बिल्कुल बस आज मैं भी कोशिश करूंगा एकदम इसको लेमन भाषा में इसको ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं। और एक टर्म है जनरली, जब भी मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुरुआती कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखूं जो बेसिकली उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जितने भी बड़े बड़े टर्म्स जुड़े हुए हैं उसका डेफिनेशन एक सिंपल भाषा में मिल जाए। तो आपके साथ जुड़ा हुआ और एक टर्म है, वो है बायोटेक्नोलॉजी जी। तो बायोटेक्नोलॉजी कैसे समझें इसको, क्या है बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी के नेचर में जो स्मॉल माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे जैसे बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, तो वो एक तरह से नेचर में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वो एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है। वो जैसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर करना चाह रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरियाज आर देयर इन आवर सॉयल, जो कि दे हेल्प अस, ठीक है, टू फर्टाइल आवर सॉयल, ठीक है। वो एक तरह से नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करने का भी काम करते हैं, पोटास को मोबिलाइज करने का काम करते हैं, फॉस्फेट जो कि हमारा सबसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट के ग्रोथ के लिए, चाहे फ्रूटिंग के लिए। तो पोटास, जैसे फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया PSB, ये मिट्टी में पाया जाता है। दीज आर ऑल टेक्नोलॉजी। तो हमने एक तो भौतिक हो गया, लेकिन वो नेचर ने वो टेक्नोलॉजी दी है ताकि हम लोग को मिट्टी में ये सारे जो खाद्यान्न है वो भरपूर हो सके और हमारा जो वो पेड़ पौधा है वो अच्छा से ग्रो हो। तो इसीलिए जैसे
आप मान के लीजिए दही है फॉर एग्जांपल, तो दही को दूध से वही जब मैं पूछने वाला था कि कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें। जी बिल्कुल, दही, दूध से आप जैसे आप दही बनाते हैं तो उसमें आप एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया था, तो वो इस तरीके में नेचर में कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं, उसके क्या रोल है, दे आर ऑल कम अंडर द बायोटेक्नोलॉजी। जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वही सर कि हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए एक फ्रेंड की तरह हैं और परोपकारी काम में आते हैं। तो उसी के ऊपर में बायोटेक्नोलॉजी में सब चीज़ें पढ़ाई सिखाई जाती हैं कि कौन कौन से वो बैक्टीरिया है, क्या काम है उसका, कैसे वो नेचर में वर्क करता है, ठीक है, तो ये साइकिल कैसा है उसका, ठीक है, और उससे क्या फ़ायदा हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अभी अगर हम लोग नॉर्थ बंगाल या फिर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का अगर हम लोग बातचीत करें तो बायोटेक इससे रिलेटेड कोई कोर्सेज हैं यहाँ पे? हाँ, यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बोल के एक अलग डिपार्टमेंट है, उसमें मास्टर डिग्रीज, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ें हैं, अवेलेबल हैं कोर्सेज। तो अगर हॉर्टिकल्चर को एक करियर ऑप्शन के तौर पे अगर लिया जाए, राइट, तो इसमें मतलब किस तरह से एक विद्यार्थी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं इसमें? पहले देखिए 5 साल पहले सिनेरियो कुछ अलग था। पहले वो इकोसिस्टम नहीं था। पहले कृषि को लोग समझते थे कि जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया वो किसान बना है, ये एक धारणा थी हमारी सोसाइटी में। बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। आज के डेट में अच्छे खासे यूनिवर्सिटीज़ में, आजकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे ये मास्टर डिग्री कोर्सेज आ गए हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं। और विगत 5 सालों में मैं बोलूँ तो बहुत कुछ चेंज हुआ। हमारे युवा का माइंडसेट में भी एग्रीकल्चर के प्रति रुझान बढ़ा है। आज हमारे पास ही बहुत सारे लड़के आते हैं जो कि एग्रीकल्चर में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए कोर्सेज भी अवेलेबल है आज के डेट में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, हर जगह है और अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। इसका मेन कारण हम देख रहे हैं कि आफ्टर द कोविड बहुत कुछ बदलाव आया है। लोगों ने अब समझा है कि एग्रीकल्चर इज़ द नीड ऑफ द आवर। कमिंग डिकेड्स में एग्रीकल्चर का ही भविष्य है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो और बाकी इसमें कहीं कोई वो होने की बात नहीं है कि इसमें ठहराव आ जाएगा, चाहे मार्केट मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, जैसे आईटी के साथ लाइफ के बेसिक रिक्वायरमेंट का चीज़ है, फूड से रिलेटेड चीज़ है। ये कभी बंद होने वाला तो इसमें बंद होना या फिर कोई भी कोविड या इस टाइप का जो नेचुरल कैलेमिटी है उसका कोई असर नहीं आना ही स्वाभाविक है मेरे ख्याल। सो थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि आप पर्टिकुलरली इस फील्ड में कैसे आए, आप में वो इंटरेस्ट कहाँ से आई और कितना डिफिकल्ट रहा है ये जर्नी? सर पिछले पोर्ट आपके साथ जब हम बैठे थे तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी पर्सनल लेवल पे बात की थी किस तरीके से एग्रीकल्चर की हमारी जर्नी स्टार्ट हुई नॉर्थ बंगाल में, कैसे मैं इस क्षेत्र में आए। तो वो आई थिंक ऑलरेडी सोशल मीडिया फिर भी मैं चाहूँगा बिकॉज वो प्लेटफॉर्म अलग है और हम ये दूसरे माध्यम से हम दिखाना चाह रहे हैं। सो आप एक दफ़े फिर उस पर थोड़ा सा अगर लाइट डालें, अगर थोड़ा सा उसमें रोशनी अगर। मैं तो यही बोलूँगा सर कि शायद ईश्वर का प्लानिंग था कि इस क्षेत्र में हमको लाना। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन हुए और यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े एक स्टोरी है, तो और अच्छी स्टोरी है, आपको फिर हम कभी बताएंगे सर। हाँ ये, लेकिन मैं जो अभी जो हम आपको साथ शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर को पूरे नॉर्थ बंगाल में सर, पहाड़ी क्षेत्र में और हमारे जितने डुअर्स का क्षेत्र हो, तराई का क्षेत्र हो, किस तरीके से कोफाम सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कि एक एक्सटेंशन डिवीज़न है उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का, किस तरीके से हम लोग युवाओं के लिए पहाड़ में और सारे क्षेत्रों में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारा मेजर फोकस है सर कोफाम का कि किस तरीके से हम लोग एक स्टार्टअप इकोसिस्टम को बिल्डअप करें इस क्षेत्र में। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे पास डेली 5 से 6 युवाओं का कॉल आता है, चाहे वो दार्जिलिंग से, सिक्किम से हो, चाहे यहाँ कि सर आई वांट टू डू समथिंग न्यू इन एग्रीकल्चर। मे बी वो माइक्रोग्रीन हो, मे बी वो आपका द सैफरन कल्टीवेशन इनसाइड द हाउस हो आर्टिफिशियल कंडीशन में। तो कोई बोलता है सिक्किम से फ़ोन करके सर आई वांट टू डू एवोकाडोज, कोई बोलता है कि सर हमें कीवी स्टार्ट करनी है, कोई बोलता है हमें ब्लूबेरी स्टार्ट करनी है।
तो मुझे ये दिख रहा है सर कि आने वाला जो ग्रोथ है, हो सकता है कि ये ग्रोथ स्नेल की तरह हो, जैसे स्नेल धीरे धीरे चढ़ता है लेकिन वो बहुत दूर तक जाता है। और हमारा जो इकोनॉमी है हमारा नॉर्थ बंगाल का, दार्जिलिंग का, ये धीरे धीरे चढ़ रहा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है एग्रीकल्चर जो कि हमारा रीढ़ है हमारा उत्तर बंगाल का और ये अपना दार्जिलिंग का, ये आने वाले दिनों में 10 साल के अंदर में हम लोग ऐसे क्रॉप्स देने जा रहे हैं कोफाम की तरफ से पहाड़ के लिए, जो कि हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग दार्जिलिंग में जैसे मैंड्रिन ऑरेंज, तो द बिगेस्ट इशू इज़ द मैंड्रिन ऑरेंज, कि आज पहाड़ में सबसे ज़्यादा अगर क्रैश क्रॉप और किसान को पूंजी चाहे एक हाथ में एक पॉकेट मनी देने वाली जो चीज़ थी, जिसे सालों भर का खर्चा निकलता था किसान का, वो हमारा दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई थिंक इसे GI टैग मिल गया है इसको। अच्छा, ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो वो मिल गया है। इससे किसानों का भला ही होगा। और दूसरा, किसान जो ऑलरेडी जो प्लांटेशन थी हमारे इस क्षेत्र में दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज की, वो सर एक समय के साथ उसका जो उम्र है वो थोड़ा सा वो हुआ है। जैसे हर किसी का एक एज होता है, वैसे भी उस प्लांट का भी उम्र हुआ, जिससे क्या हो कि उसके जो फ्रूट साइज है थोड़ी छोटी हो गई। लेकिन अगर मिठास की बात करें, उसके अरोमा की बात करें, तो कोई भी मुकाबला नहीं है दार्जिलिंग मैंड्रिन ऑरेंज का। ये हमारे दार्जिलिंग की पहचान थी। तो हम लोग कोफाम उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की तरफ से हम लोग इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग किसानों के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उनको हम लोग ग्राफ्टेड जो प्लांटिंग मटेरियल भी है जो उच्च क्वालिटी का, फिर से उनको देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और काफ़ी हद तक हम लोग उस क्षेत्र में सक्सेस भी हुए हैं सर। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा, हमारे दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो हमारा ब्लैक कार्डेमम था। और अफसोस ये है कि वो भी ट्रेजेक्ट्री जो है उसकी भी अच्छी नहीं दिख रही है, उसके डाउन ही जा रही है। हालांकि इलायची कितना बड़ा कारोबार नहीं बिल्कुल मैं पूरा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी पहाड़ में ही पला बड़ा हूँ जी। सो आप जितने भी सारे चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे या फिर रख रहे हैं, इनफैक्ट मैं सारे चीज़ को मैं रिलेट कर सकता हूँ। आप जो बोल रहे हैं 100% सही है जी सर। तो इलायची सबसे ज़्यादा यहीं से होता था, मैं बाहर जाता था। बड़ी इलायची और कहीं नहीं होता इंडिया में बहुत ज़्यादा। छोटी इलायची होती है वो केरला साइड में, ठीक है। और देखें, पहाड़ के लिए तो एक फूल झाड़ू एक रह गया है, मोटा मोटी फूल झाड़ू से ही कुछ अपने कालिंपोंग के क्षेत्र जो है उधर से कमाई हो रही है। वो भी धीरे धीरे अब ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आज का युवा इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा, बिकॉज युवाओं में प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास आज वो पेशेंस नहीं है, फटाफट इनकम चाहिए, आज कमाए तो महीने में मुझे पैसा मिल जाने चाहिए ताकि वो अपने सपने पूरे करें, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें हैं सर, वो ल्यूक्रेटिव इतना नहीं रहा, ठीक है। आज की डेट में युवाओं को आज बोएं तो हमें 1 महीने शॉर्ट टर्म इनकम चाहिए, ठीक है। तो इस दिशा में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ा कॉन्सेप्ट को। हम लोग कोफाम ने ऐसे ऐसे क्रॉप्स पहाड़ में इंट्रोड्यूस करने लगे कि युवाओं को लुभाए, उनको ज़्यादा इनकम दिखाए, और शॉर्ट टर्म जो टारगेट वाले क्रॉप है, महीने 2 महीने में उनको रिजल्ट दे। जैसे कुछ एग्जांपल, लाइक सर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ब्लूबेरी। आपने ब्लूबेरी का जरूर सुना होगा, देखा, खाया भी होगा। इतना टेस्टी फ्रूट और जूसी फ्रूट है, और ब्लूबेरी में ग्लैमरस क्रॉप है। आज ब्लूबेरी आप अगर आप बाजार में देखें तो इससे 1500 से लेके 2000 रुपये किलो है। एक पुनेट्स का ब्लूबेरी का बाजार में आज आप देखो रेगुलेटेड मार्केट में तो 200 रुपया 100 ग्राम का है। तो जब हम युवाओं को और सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें हैं कि ब्लूबेरी ये है, इंडिया में जस्ट 3-4 साल हुए इंट्रोड्यूस हुए, बाहर का प्रोडक्ट है ये, एक्जोटिक आज बहुत है। तो अगर हम दार्जिलिंग और कालिंपोंग में सर अगर ब्लूबेरी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और 1 एकड़ में मान लीजिए कि 3000 प्लांट लगता है 1 एकड़ में, एक पेड़ से फर्स्ट ईयर में 300 से 500 ग्राम फ्रूटिंग आती है, सेकेंड ईयर में 1 kg, थर्ड ईयर में 3 से 4 kg। तो आप ये फिगर ज़रा देखिए सर कि अगर तीसरे साल में भी अगर आप 3 किलो ही प्रोडक्शन ले पाएँ
और 1500 रुपये के रेट से आपको किलो का भाव मिले। अगर सिलीगुड़ी, कोलकाता हो, हर जगह बाजार है इसका। तो आप अनुमान लगाइए कि 3000 पौधे से, एक पौधा से आप 6000 रुपया कमा रहे हैं। अगर आप ROI जो है इसका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है सर। सिंपल भाषा में, सिंपल सी भाषा में एकड़ से आप 1 करोड़ प्लस आप कर जाते हैं इनकम में। इन्वेस्टमेंट भी है, लेकिन आप बहुत अगर ज़्यादा इसको और थोड़ा विस्तार से अगर समझने की कोशिश करें तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो किस टाइप का, कितना लैंड होना चाहिए, थोड़ा सा इस पे अगर आप डिटेल में मैं बता रहा हूँ कि ब्लूबेरी 1 एकड़ का मैंने मॉडल बताया आपको। अभी देखिए पौधे हमारे इंडिया में लिमिटेड हैं सर, डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर कोई जो भी आजकल चाह रहा है कि हम ब्लूबेरी खेती करके पैसा कमाएं, तो पौधे तो बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट होके आ रहे हैं। लेकिन इंडिया में अब कुछ कुछ टिश्यू कल्चर लैब स्टार्ट हो गई हैं जो कि ब्लूबेरी का प्लांटिंग मटेरियल प्रोडक्शन कर रही हैं। तो जब ये बड़े रूप में जब होने लगेगा, अवेलेबल हो जाएगा, तो दाम गिर जाएगा। तब ये कोई भी करने सकेगा। जैसे बनाना हो गया, जैसे बनाना हो गया, लाइक स्ट्रॉबेरीज होगी। आपको याद होगा राहुल जी कि हम लोगों ने पिछली बार जब किया था तो स्ट्रॉबेरी को हम लोग काफ़ी चर्चा करते थे। लेकिन आज स्ट्रॉबेरी कोई एक्जॉटिक टाइप का नहीं रहा सिलीगुड़ी के लिए, चाहे नॉर्थ बंगाल के लिए। आज स्ट्रॉबेरी हर कोई जानता है कि सिलीगुड़ी में होता है। तो पहले उस एक टाइम में एक्जॉटिक था, दाम भी बहुत ज़्यादा था, 20-22 रुपया करके रेट मिलता था। लेकिन आज कितना आ गया। तो वही चीज़ मैं आज आपको हम लोग एक बहुत अच्छा आज कर रहे हैं कि आगे हिस्ट्री हम लोग याद रखेगा कि आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्लूबेरी का। तो आज जो है इसमें मानता हूँ इस वेरी थोड़ा सा प्रीमियम प्राइस है इसका। बट आने वाले दिन में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की एफर्ट या जो हमारे बाजार में फिर सॉरी मैं फिर से बात काट रहा हूँ, बाजार में फिर इस चीज़ का डिमांड भी है। देखिए जनरेशन जो है वो चेंज होती रहती है, और जनरेशन का भी डिमांड मैंने देखा है। मैं खुद भी एक पिता हूँ, सो मैं देखता हूँ कि मतलब अभी के जो बच्चे हैं वो जो यूजुअल फ्रूट्स हैं जैसे कि मैंगो या फिर बनाना, इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होते। उनको चाहिए होती है जो एग्जोटिक फ्रूट्स, एग्जोटिक राइट, लाइक ड्रैगन फ्रूट। जी एग्जैक्टली मैं उसमें आने वाला था बाद में, बिल्कुल ड्रैगन। और आप गए भी थे एक फार्म में, तो किस तरीके से ड्रैगन फ्रूट की स्टोरी कितना सुंदर तरीके से आपने कवरेज किया था हम लोगों ने, कि कैसे इतना महंगा फल जो कभी नॉर्थ बंगाल में नहीं कोई जानता था, चाहे खाता था, तो किस तरीके से पॉपुलर हो गया, इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि घर घर में छत पे लोग ड्रैगन फ्रूट लगा रहे हैं। में आज मैं 2 दिन पहले मैं फेसबुक में एक फोटो देख रहा था, एक हितैषी मेरे भैया हैं, उनके छत पे गमले में ड्रैगन फ्रूट है। सो क्या आज के दिन में ड्रैगन फ्रूट एक्सोटिक रह गया या नहीं? अब तो बोले सर घर घर हो गया। जो हमारा सपना था कि इस चीज़ों को ना घर घर में लेके जाएंगे। और सेम आज देखिए, आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके स्टूडियो में, तो ब्लूबेरी भी सर आशा करते हैं कि ये चीज़ें, लेकिन सर फ़ायदा भी है। ब्लूबेरी ना हाईली एंटीऑक्सीडेंट जी। और मैं जितने पढ़े लिखे चाहे इंटेलेक्चुअल पीपल से जब डिस्कस करता हूँ, जो हाई क्लास सोसाइटीज़ सो कॉल्ड हैं, तो दे आर ऑल इंटरेस्टेड टू इन ब्लूबेरी खाने के लिए। तो डिमांड है, अगर ये चीज़ें अवेलेबल अगर सिलीगुड़ी होगी ना सर। और एक बात और होती थी, मैं क्लियर कर दूं, कि लोग ये सोचते हैं कि महंगी चीज़ है तो बिकेगी नहीं। लेकिन अब सर सोच में बदलाव आया है। लोग आज के पास, लोग पास परचेसिंग कैपेसिटी है, लोग अफोर्ड कर रहे हैं और लोग इंटरेस्टेड हैं। आज आप देखो, चाहे फ़ोन सी क्यों ना हो, तो फ़ोन में भी सब आजकल अच्छा फ़ोन रखना चाह रहे हैं, हर एक चीज़ लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ाना चाह रहे हैं। तो खाने में भी लोग अच्छी खर्च करने की जो लोगों की कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, इंटरेस्ट भी है जी। और सब कोई अच्छा खाना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, हर कोई, सब कोई प्रीमियम दिखना चाहता है अपने आप को। तो इसमें क्या है कि अब वो मत सोचिए, मैं किसानों से यही अनुरोध करूँगा, ये मत सोचिए कि महंगा प्रोडक्ट है तो चलेगा नहीं बाज़ार में। आप लगाइए, हो सकता है कम स्केल में लगाइए अभी, ठीक है, एक निश मार्केट अपना तैयार कीजिए, लेकिन अगर आगे चल के इसका बहुत बड़ा बाज़ार है। सर मैं दूसरे क्रॉप के ऊपर जाना चाहूँगा, अगर आपका नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप इसको किसी भी तरह इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको थोड़ा देखना चाहूँ कि हम पूरे कोफार्म के बैनर से बहुत दूर दराज तक क्षेत्रों तक जाते हैं। कालिम्पोंग हो, चाहे हमारा आपका मिरिक वाला इलाका हो, बहुत दूर दूर तक गए हैं, सिक्किम भी गए हैं, और गवर्नमेंट में ट्रेनिंग्स दी हैं। तो देखते हैं सर कि यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ कुछ
युवा भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आज ही मेरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मैम से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमारे कालिंपोंग में एक किसी ने एवोकाडो किया है। अब इस बार एवोकाडो की अगर मैं बात करूं तो सर एवोकाडो बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं एवोकाडो की, जिसमें सबसे प्रीमियम हास एवोकाडो, जो आप ऊपर में देखते हैं थोड़ा सा ब्राउन टाइप का होता है और स्टैंडर्ड साइज़ होता है 200 ग्राम का। तो हास एवोकाडो का ही मार्केट है। एवोकाडो हमारे ऑलरेडी जो मिरिक और तगदा तोदे हम लोग जब छोटे थे और पहाड़ों में आसानी से एवोकाडो उस समय अवेलेबल थी, बट कोई पूछ नहीं रहा था। ग्रीन कलर का होता था बड़ा बड़ा। तो लेकिन हास एवोकाडो का मार्केट है। तो जब हम लोग गए तो अब युवा जो है ये सोशल मीडिया के द्वारा लोग सर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि कौन सी एवोकाडो की डिमांड है। तो आज मेरे को बता रहे थे एक पुलिस में बहुत बड़े सीनियर हैं मैम, तो उन्होंने बताया कि कोई पहाड़ में एवोकाडो भी कर रहा है हास वैरायटी का। तो ऐसा है। फिर मुझे सुनने को मिलता है कि तो ये थोड़ा सा वो भी होता है कि बाहर से आके कोई हमारे क्षेत्र में इन्वेस्ट करके पैसा कमा के चला जा रहा है और हमारे यहाँ के युवा वंचित हो जा रहे हैं। ये इस ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। ये हम अपनी ही गवर्नमेंट की गलती में है कि हम लोगों ने अवेयरनेस नहीं कर रहे हैं लोगों को हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में। कि चाहे थोड़ा सा अगर हम उन लोगों को सब्सिडी दें, चाहे सब्सिडी ना दें, प्लांटिंग मटेरियल ही अच्छे क्वालिटी की अगर दें युवाओं को, तो और क्या चाहिए एग्रीकल्चर में। ब्लूबेरी में क्या चाहिए, कोई ग्रीन हाउस तो नहीं चाहिए, ओनली द प्लांटिंग मटेरियल। तो गवर्नमेंट को मैं ये बोलूँगा कि पौधे ही अच्छे क्वालिटी के उनको अवेलेबल करवा दें। एवोकाडो है, हास एवोकाडो, इसका मैं छोटा सा मैं आपको बताता हूँ सर। बिल्कुल। कि उसका क्या सिनेरियो है। मैक्सिकन हास एवोकाडो बहुत ही प्रीमियम प्राइस है, 1200 रुपये किलो है बाज़ार में। आज हम रेगुलेटेड मार्केट में भी अगर आप जाके देखें मंडी में भाव, तो आपको ये जो आता है 2 किलो का, वह 2400-2500 के करीब आता है। किसान एक एकड़ में 200 पौधे लगेंगे, गवर्नमेंट इसको परचेज का अवेलेबल करवा दे, और ज़्यादा तो इसमें कुछ खर्चा है नहीं। कालिंपोंग क्षेत्र हमारा और हमारा ये वाला तिंधरिया, आपका गयाबाड़ी, ये जो क्षेत्र है, फिर आपका सिटोंग वाला, मोंगपू वाला क्षेत्र, इसमें बहुत बढ़िया एवोकाडो ग्रो हो सकता है। क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है इस पर्टिकुलर फ्रूट के लिए कंडीशनल है, बहुत कंडीसिव है सर। तो इस क्षेत्र में अगर हम लोग मैक्सिकन हास अगर ग्रो करें, नॉट ओनली दिस में सर, अगर आप प्लेन में भी अगर आप एवोकाडो ग्रो करना चाहे ना, हो सकता है। बट ये चीज़ जानकारी नहीं थी सर, पहले इन्फॉर्मेशन ये नहीं था। अगर आप जाएँ ना, शिव मंदिर में भी एवोकाडो हो रहा है, बट वो नॉर्मल हो रहा है, हास नहीं हो रहा है। बस ये चीज़ है कि प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं था हमारे नॉर्थ बंगाल में हास एवोकाडो का अच्छा क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल ग्राफ्टेड वो नहीं था, और जानकारी नहीं थी कि वो चीज़ें होगी नहीं होगी। आज किसी को अगर हम लोग बताते हैं तो थोड़ा सा वो ज़रूर डाउट करे, हमारे यहाँ होगा एवोकाडो, हाँ, फिर भी वो कॉन्फिडेंटली नहीं लगाएगा। ठीक है, आप बोल रहे हो तो 1-2 ठो लगा लेते हैं। तो लोगों को हैबिट है कि वो जो यूजुअल क्रॉप्स हैं, हाँ, या फिर यूजुअल जो फ्रूट्स हैं, उसी को ही शायद लगाया जा सकता है, नया चीज़ ट्राई नहीं किया जा सकता। और तो प्रीमियम होने से लगता है कि ये हमारे यहाँ होगा नहीं, इसीलिए शायद यहाँ नहीं हो रहा अभी तक। लेकिन नहीं, ये सिर्फ समय के साथ अब बदलाव जिसको हम लोग कहते हैं वो आया है, और एक अवेयरनेस पूरा जैसे प्रचार प्रसार होना चाहिए वो नहीं हो रहा। बट यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, आपकी तरह आप जैसे काम कर रहे हैं आज, हो सकता है इसी के माध्यम से कितने लोग जानेंगे इस चीज़ों को। यही चीज़ें बड़े लेवल में होनी चाहिए, सब जगह से एफर्ट, चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो चाहे हो, तो एक्सटेंशन वर्क ज़्यादा होना चाहिए। हमारा मानना ये है कि सर कि आज फार्मर के पास गवर्नमेंट को पहुंचना पड़ेगा। हम जैसे जो फील्ड वर्कर्स हैं जो फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उनको किसान के दरवाजे तक पहुंचना पड़ेगा, तभी बदलाव आ सकता है हमारे रूरल इकोनॉमी में। उनके हाथ को एम्पावर करना पड़ेगा, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, अच्छा प्लांटिंग मटेरियल देना पड़ेगा, and you have to give the market. Only 3 things that the farmers wants is a good quality planting material, the technical know-how and the market. और ये तीनों चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें, बड़ी आसान चीज़ें हैं। ठीक है सर, कोफाम ने एक जो हम लोग काम कर रहे हैं बड़े प्लानिंग ढंग से, किस तरीके से दार्जिलिंग कालिंपोंग हम लोग को जो एग्रीकल्चर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, पूरा हमारे पास प्लान रेडी है एकदम, मैंने ब्लूप्रिंट, और उसके तहत हम लोग
काम कर रहे हैं। आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर जब गरीब किसान हैं तो वो कैसे करेंगे, है ना। मेजर जो पहाड़ में जो प्रॉब्लम जो हम जब जो काम करते हैं तो देखने को मिलता है कि सर ये इस पूरे क्षेत्र में दार्जिलिंग वाला जो इस एरिया है, इस टी गार्डन से ब्लॉक है पूरा, सब चाय बागान से ज़्यादातर जो, और उसमें काम करने वाले जो परिवार हैं वो गरीब परिवार, वो सब उसी पर डिपेंड है चाय पत्ती उठाने में। उनके पास तो अपनी ज़मीनें हैं नहीं, और सरकारें जो उधर से बोलती हैं कि हम किसानों को, तो यहाँ किसान है ही कहाँ, किसान है कहाँ, दे आर द लैंडलेस लेबरर्स। तो ना तो उनको बेनिफिट मिल रहा किसान होने का, और चाय बागान भी आपके बंद पड़े हैं, तो बेचारे वो कहाँ जाए, पलायन तो होंगे ही। पलायन इज द बिगेस्ट इशू ऑफ द दार्जिलिंग टुडे। गांव के गांव युवा खाली हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर नौकरी 2 पैसे कमाने के चक्कर में। सो दिस इज सीरियस इशू सर। हम लोग को पूरा एक जो हमारी थिंक टैंक है गवर्नमेंट की, पूरा एकदम सोचना पड़ेगा। और खैर कोफम तो काम कर ही रहा है सर इस क्षेत्र में, कि हम लोग जो टी गार्डन्स ऑनर्स हैं, चाय बागान के जो मालिक हैं, उनको हम लोग सिखा रहे हैं, बुझा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी शायद ये बोल दिया है कि अब खाली ज़मीन को आप हॉर्टिकल्चर या कुछ टूरिज़्म के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा ये चीज़, है ना। तो कुछ ऐसे ऑनर्स हैं जो विजनरी हैं, दूर की सोच रखते हैं, तो उन लोगों ने अब इस क्षेत्र में काम करना चालू किया है। हॉर्टिकल्चर में वो लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो इससे 2 फ़ायदा होगा। एक, किसानों को सीखने जो काम करते हैं उनको एक नया रास्ता मिलेगा एटलीस्ट, बिकॉज दे आर द कैपिटलिस्ट ना। वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, एवोकाडो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ब्लूबेरी में इन्वेस्ट करते हैं। तो खैर उसी के माध्यम से ही हमारे लोग तो जानेंगे, और उनकी छोटी छोटी अगर ज़मीनें भी हो तो वहाँ से वो अपना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। तो मैं आता हूँ सर पॉइंट में एवोकाडो का, कि एवोकाडो से किस तरीके से 1 एकड़ में एक किसान पैसा कमा सकता है। 200 प्लांट लगेंगे 1 एकड़ में, एवोकाडो मैक्सिकन हाथ एवोकाडो। और ये चीज़ें हम लोग कोफम के माध्यम से अवेलेबल करवा दे रहे हैं किसानों के लिए। पौधा अगेन मैं बोलूँगा ये थोड़ा प्रीमियम प्राइस का है, जो बाहर से आता है। इसका जो साइन बोलते हैं, जो ऊपर का पार्ट होता है, पूरा डिटेल में बताएं कि कितने पौधे, कितना एकड़ जमीन में, और कितना दिन इसको समय लगता है हार्वेस्ट होने के लिए, राइट, और कितना इससे मुनाफा कमाया जा सकता है। एक पौधा में लगभग किस टाइप से मतलब फ्रूट्स आ जाते हैं, या फिर एक थोड़ा सा डिटेल में बताइए, सो दैट कोई भी अगर इस पर्टिकुलर फ्रूट को लेकर के अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कर सके। सबसे पहले तो राहुल सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर दिस टेक्नोलॉजी विद द व्यूअर्स। और जैसे मैं आपके स्टूडियो में घुसा तो एक आइडिया लिखा हुआ था, टैग लाइन था कि आइडिया जो है जी, कि उसको मेकिंग इट हैपन। वो स्लोगन बहुत अच्छा लगा, जो कैची था, और मैं उस पर पूरा विश्वास करता हूँ कि हो सकता है किसी इंसान के पास आइडियाज़ बहुत सारे, लेकिन वो आइडिया का मतलब ही नहीं जब तक वो आप ग्राउंड में नहीं उतारें। तो सर हम आपके विज़न के साथ हैं। हम लोग भी वही काम करें कि सिर्फ आइडिया और किताबों में चीज़ें रह के नहीं रहनी चाहिए, रिसर्च तक ही उसको हम लोग ग्राउंड में उतारें, लैब टू लैंड तक लेके जाएं आइडिया को, तभी उसका मतलब है। तो लेट्स टॉक अबाउट द एवोकाडो। जो हम लोग वैरायटी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं नॉर्थ बंगाल में, वो है मैक्सिकन वैरायटी। इजरायली वैराइटीज़ भी है, गोल्डन हाउस भी है। इसमें क्या होता है कि जो साइन पार्ट होता है, साइन पार्ट इज द ऊपर वाला पार्ट जिससे फ्रूट आता है, ठीक है, जो डाली से फ्रूट आता है दैट इज साइन पार्ट। और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको रूट स्टॉक बोलते हैं, जो दोनों का ग्राफ्टिंग होता है ना। ऊपर में फ्रूट आएगा, नीचे रूट हो गया, तो रूट स्टॉक होता है लोकल इंडियन, जो कि क्लाइमेट के साथ सूट करे। और साइन जो होता है ऊपर वाला, जिससे फ्रूटिंग आएगा। तो ये मैक्सिकन भी हो सकता है, आपका इजरायली भी हो सकता है, चाहे गोल्डन हाउस हो सकता है। इथोपिया जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पे एवोकाडोज बहुत अच्छी होती हैं। आपने सुना ना, युगांडा है, इथोपिया है, नाइजीरिया, कीनिया वगैरह, ये सब कंट्रीज में एवोकाडो बहुत अच्छा प्रोड्यूस। सो ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट बनाया जाता है। जी, नया प्लांट है। तो वो प्लांटिंग मटेरियल जो है मैक्सिकन, ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है सर, तो आ गया। यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट को यही है कि कोफम को अगर गवर्नमेंट अगर कोई फंड देती है कोई स्कीम से यूनिवर्सिटीज़ को, तो हम लोग प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल करवा देंगे किसानों को, सब्सिडी हो चाहे फ्री में हो, जो भी जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहे। तो 1 एकड़ में 200 प्लांट लगते हैं। आई विल नॉट टॉक अबाउट द रेट एंड ऑल दिस आर ऑल अवेलेबल इन द सोशल मीडिया मार्क, ठीक है, रेट जो बाज़ार में है। तो अगर सर 200 प्लांट अगर किसान लगाता है तो इट विल टेक 3 years फॉर द फ्रूट।
ठीक है। और 3 साल में फ्रूटिंग आएगी तो तीसरे साल में मान लीजिए कि आपको कम ही फ्रूट आएगा 5 से 10 किलो, लेकिन 5 साल में जो है सर 250 से 300 किलो फ्रूट आने की संभावना है 5वें से 7वें साल के। और ये लॉन्ग टर्म फसल है 20 साल 30 साल तक आप एक बार लगा दीजिए और फिर उसे मेंटेन करते रहिए और फिर मेंटेन जी मेंटेन करने का भी जरूरत नहीं है राहुल सर, एकदम जैसे इट्स लाइक ए ट्री, लाइक बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, चाहे कोई आम और दूसरे चीज़ें, इट्स लाइक ए ट्री। और कोई इसमें बहुत ज़्यादा पेस्ट एंड डिजीज का भी प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई इतनी बीमारियां लगती हैं ना कुछ, ठीक है। तो जो केयर करना है आपको फर्स्ट 3 ईयर प्लांट सेट हो जाए हमारा मिट्टी में, उसके बाद झंझट फ्री है सर। मैक्सिकन जो इसका इतना डिमांड क्यों है, बिकॉज इसमें बटर कंटेंट इज़ वेरी हाई। आप ऐसे जानते हैं एवोकाडो का तो कोई खट्टा मीठा टेस्ट होता नहीं है, सब कुछ में बटर रहता। इसका बटर कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे तेल भी बनता है एवोकाडो ऑयल, जो कि काफ़ी अच्छा मार्केट है इसका। और एवोकाडो आज के डेट में 5 स्टार होटल्स रेस्टोरेंट में इतना ज़्यादा डिमांड में है कि मत पूछिए, ठीक है। हमारे किसान उत्तर बंगाल के माला माल हो जाएंगे अगर, और इस मेरी पूरी कोशिश रही कि एवोकाडो को इंडिया में जैसे ड्रैगन फ्रूट आज उत्तर बंगाल का मतलब फेमस हुआ, वैसे एवोकाडो नॉर्थ बंगाल इंडिया में सबसे बेस्ट हुआ। अभी तक ये चीज़ें केरला में ज़्यादा हो रही हैं सर, केरला में एवोकाडो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारी कोशिश है कि उत्तर बंगाल वो पोजीशन हासिल करे आने वाले दिनों में कि यहाँ के एवोकाडोज बेस्ट। कोई सफल स्टोरी है कहीं पे एवोकाडोज जी? कमर्शियल तो अभी तक सर मतलब अभी शुरू हुआ है, तो लाइक नेक्स्ट 3 इयर्स 4 इयर्स में एक्सपेक्ट किया है सब। खास का अभी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है इस क्षेत्र में, लेकिन एवोकाडो ऑलरेडी जो तोदे और टेंगटा वाला एरिया में है वहाँ किसान कर रहे हैं, खास महल, हाँ उससे कर रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो हास वैरायटी है कि नहीं, ये थोड़ा सा डाउट है। तो 200 एकड़ सर मान लीजिए कि एक पेड़ से आपका 200 भी किलो ले लिए, बाजार में आपका रेट सर 200 ही मिले जी, ठीक है। तो आप हिसाब लगाइए कि एक पेड़ से 200 किलो और 200 पेड़ तो कितना हो गया, और 1 किलो का आपको मान लीजिए 200 रुपया ही रेट मिले, तो ये भी सर 1 एकड़ से 40 लाख 50 लाख रुपया तक कमाया जा सकता है पोटेंशियल। तो किसी सीधा सीधा करोड़पति बनने का एक स्कीम है। हाँ, सिंपल सा। मैं ये समझ रहा हूँ कि जितना मैं स्टडी कर रहा हूँ, चाहे इतना मैं जो फील्ड में काम कर रहा हूँ किसानों के बीच में, और जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मेरे हिसाब से आज के डेट में हास एवोकाडो और ब्लूबेरी ये हॉट स्पॉट एकदम मतलब है। 2 चीज़ को आप बहुत अभी इस मार्केट को कहना चाहते हैं कि पकड़ लो, जितना जल्दी हो सके पकड़ लो। आने वाले दिन में अगर एग्रीकल्चर से पैसा कमाना है तो एवोकाडो और ब्लूबेरी एकदम आपके लिए हॉट केक है किसानों के लिए, और खासकर युवा के लिए। किसान ना सर थोड़ा सा जो इसका होता है, कुछ किसान होते हैं इनोवेटिव होते हैं, बड़ा जल्दी से न्यू आइडियाज़ को ग्रैस्प करते हैं, लेकिन कुछ किसान ना सर वही मतलब एक जो एज में आने के बाद उनका दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब मैच्योर टाइप का, कि नहीं वो नए आइडियाज़ को लेने के लिए नहीं होता कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा। तो आपके हिसाब से किसानों को भी इवॉल्व होते रहना चाहिए, चेंज। हाँ। अगर मैं ही अपने आप को, हर इंसान को ही चाहिए हमेशा सीखने की प्रवृत्ति जो है कभी बंद नहीं करनी चाहिए, आप कितने भी बड़े हो जाएं, ऑलवेज ओपन योर माइंड फॉर द न्यू आइडियाज। जनरली जो अपनी मतलब ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस जो है, कह लीजिए कि हमारे पास में एकड़ जमीन है, तो वहाँ पे हर साल हम धान लगा देते हैं एक सीजन में, हर साल हम धान के उपजाई के बाद में हम और कुछ क्रॉप लगा देते हैं। सो इस पैटर्न को भी क्या ब्रेक करना चाहिए बीच बीच में? डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है सर। एक मोनोक्रॉप हमेशा इज़ नॉट गुड, हमेशा अपने फील्ड को 2-3 क्रॉप लेके चलना चाहिए, ताकि अगर मान लीजिए कोई अगर एक क्रॉप हमारा अगर फेल करता है किसी कारणवश प्रकृति की वजह से, तो दूसरा क्रॉप बचा लेता है सर। तो ये इंटीग्रेटेड जो मॉडल है हमेशा किसानों को वो लेके चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं तो यही बोलूँगा सर, एवोकाडो और ये दोनों युवा के लिए आज हमारे लिए, तो हम ज़्यादातर फोकस करते हैं युवाओं पे, जो न्यू जो हमारे ब्रीड ऑफ एंटरप्रेन्योर या एग्रीप्रेन्योर है। मैं थोड़ा उसमें बाद में आऊँगा। मैं समझना चाहूँगा कि क्यों युवा जो हैं एग्रीकल्चर नाम से थोड़ा सा दूर भागते हैं, और क्यों
डॉक्टर, इंजीनियर या फिर इस टाइप के जो फील्ड हैं वही उनको फर्स्ट प्लेस में दिखती है। और ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे जो लाइफ के, जो जैसे कि खाना हो गया, राइट, इससे रिलेटेड चीज़ों के ऊपर में उनका फोकस क्यों नहीं रहता है? मैं आऊँगा मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगा इस पर। मैं विस्तार से और थोड़ा चर्चा करना चाहता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी आप इतने साल इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर चुके हैं, तो आपने काफ़ी नज़दीक से देखा है काफ़ी युवा को, राइट। सो अब आज के दिन में 2025 में ड्रैगन फ्रूट का क्या सिनारियो है, थोड़ा सा समझना चाहूँगा मैं शॉर्ट में। अब क्या लोगों को छोड़ देना चाहिए ड्रैगन फ्रूट? नहीं 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 सर, अभी भी कुछ भी नहीं है, अभी बहुत पोटेंशियल है। अभी तो आम आदमी तक नहीं पहुंचा ये चीज़ें। अभी हो सकता है कि अपर मिडिल क्लास तक ये चीज़ें पहुंची हों, लेकिन हमारा फिर भी अभी मास मार्केट जो है स्टिल ओपन। और ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हो गया है ड्रैगन फ्रूट, लेकिन ये और अच्छा है कि पॉपुलैरिटी बढ़ी है। पॉपुलैरिटी सिर्फ बढ़ी है, मार्केट अभी भी है। और पहले से मेरे पास ज़्यादा किसान आते हैं। और किसान भी आते हैं, और ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं सर जो दूसरे फील्ड में हो, मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं हो, कि दूसरे फील्ड में हो, कोई कॉर्पोरेट जॉब में है, कोई बिजनेसमैन है, उस टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं कि सर आई वांट टू क्विट माई जॉब, आई वाज द डायरेक्टर एंड आई वाज द एमडी इन दिस कंपनी, बट आई एम गॉट फेड अप विद माई जॉब, अब मुझे एग्रीकल्चर स्टार्ट करना, सस्टेनेबल फार्मिंग। कोविड के बाद में ये चीज़ें जो है वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है। लोगों को शायद ज़मीन से जुड़ा रहना या मिट्टी के साथ में जुड़ना ये अब ज़्यादा भाने लगा है। हाँ। और मुझे सबसे सेटिस्फेक्शन क्या देता है सर, अब मैं बताऊँ, मुझे कि जो मुझे खुशी देती है चीज़ें, कि जब लोग फल उगाते हैं, एक छोटा सा भी फल आ जाए ना, द वे दे शेयर द पोस्ट विद सोशल मीडिया, चाहे दे सेंड द फोटो टू मी, सर लोग माय ड्रैगन फ्रूट कितना अच्छा हुआ है और कितना मीठा है, और तो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो मेरे को एनर्जी देता है टू वर्क, और काम करने के लिए किया। कि उन लोग, यार देखो मैं कितना, उन लोगों को इन सब चीज़ों में खुशी मिल रही है। शायद वो खुशी जो ना वो पैसों से बड़ी है। जो 1.5 करोड़ रुपया चाहे वो एनुअल पैकेज कमाते थे, वो शायद वो पैसे को वो कभी वो डिस्प्ले नहीं किया कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। बट वो एक ड्रैगन फ्रूट और एक स्ट्रॉबेरी और एक आपका एवोकाडो एक फला लिया कोई इंसान जी, तो वो एक इनर हैप्पीनेस जो अंदर से वो जो खुशी आती है वो एक जी बयां करती है कुछ। और एक चीज़ को मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा, और जिसका यहाँ पे इस्तेमाल इस पर्टिकुलर बेल्ट में काफ़ी बड़े मात्रा में भी देखा जाता है। इनफैक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ही उस पर्टिकुलर चीज़ का जो है मशरूम, राइट, इस्तेमाल काफ़ी बड़े स्केल में देखा जाता है। किस टाइप का, मतलब इसका यहाँ पे प्रोडक्शन का स्केल या फिर किस टाइप का मार्केट है? क्या इसे लेकर के क्या काम किया जा सकता है अच्छे लेवल पे? सर देखिए, मशरूम का मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। मशरूम हमारे यहाँ पहाड़ में लोग इसको खाना पसंद करते हैं, हर कोई लाइक करता है मशरूम को इसमें, और किसान इसमें फ़ायदा भी कर रहे हैं। मशरूम उनके लिए फ़ायदेमंद है जो खुद काम करके, खुद मेहनत करके उसको उगाएं और बाज़ार करें। बाज़ार ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे 100,000 किलो 500 किलो अगर आप बेच दें सिर्फ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किस तरीके का मार्केट है ना, निश मार्केट टाइप का है कि मैंने अपने घर में अपनी मेहनत से एक रूम में अपना मशरूम उगाया और थोड़ा 10 किलो 5 किलो जो भी होगा लोकल हाट में सेल करके पैसा छोटे स्केल में और वो सक्सेसफुल है। दिस इज़ ए ट्रॉपिकल मशरूम एंड ये लेवल में सक्सेसफुल है। जैसे ही आपको बड़े स्केल में ले जाओगे तो यू नीड ए बिग मार्केट, और ये पेरिशेबल आइटम है, लॉन्ग टर्म तक आप इसको प्रिजर्व करके रख नहीं सकते हो, ठीक है। तो मैंने बड़े रूप में सक्सेसफुल होते हुए बहुत कम देखा है। कुछ युवा मेरे पास आए थे, 4-5 लड़के जिन्होंने बड़े स्केल में 10-20 लाख रुपया लगा के मशरूम किया, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा उनका वो ट्रेजेक्ट्री फिर देखे देखे बंद ही हो गया। मैं ये प्रश्न इसलिए भी किया क्योंकि 2 दिन पहले ही आपके फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट देखा था मशरूम रिलेटेड। सो मुझे लगा कि पता नहीं इसका भी मार्केट अभी और भी नए तरीके से शायद एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है या फिर। बट मैंने देखा है सर कि मशरूम में भी मेरे पास महिलाएं और स्मॉल फार्मर्स और जो गरीब तबके के जो जो थोड़ा सा पूंजी जिनके पास कम है, वो ज़्यादा लोग आ रहे हैं मशरूम करने के लिए। ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं बाकी फसलों से, क्योंकि मशरूम
में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ला के घर में आराम से इसको किया जा सकता है। शहर में भी? हाँ, शहर में भी कहीं भी कर सकते हो आप। और बट मशरूम के लिए जहाँ तक, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, जहाँ तक मुझे मालूम है एक ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए होता है। सो सिलीगुड़ी जैसा जगह में किस टाइप से किस तरह से हम लोग ह्यूमिड इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे? सिलीगुड़ी में हमेशा आप देखोगे तो 50% 60% ह्यूमिडिटी ऑलरेडी रहता ही है, ह्यूमिड जोन ही है ये। और कोई अगर रूम के अंदर में अगर इसको डार्क रूम चाहिए होता है, अगर कोई रूम के अंदर में अगर करता है तो ये स्प्रेयर आता है, स्प्रे मशीन आता है, उससे आप इसको ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। डार्क रूम अगर किसी पास नहीं है तो थैच का भी बना के, चाहे काला वाला जो पॉलीथीन उससे भी करके कर सकते हैं। तो बहुत ही कम खर्चे में एक नॉर्मल परिवार भी इसको करके अपनी रोजी रोटी चला सकता है सर। ठीक है, ये ऑयस्टर मशरूम करके। ऑयस्टर मशरूम, ये ट्रॉपिकल मशरूम, बटन मशरूम नहीं। बटन मशरूम में दिक्कत पता नहीं क्या, यहाँ पे बटन मशरूम उतना फ्लोरिश नहीं कर पाया। वहीं अगर आप बिहार या यूपी चले जाएं और चाहे दिल्ली उस साइड में क्या होता है कि लोग बटन मशरूम ज़्यादा करते हैं, बड़े बड़े यूनिट्स लगाते हैं करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके। ठीक है, और ऑयस्टर मशरूम है वो किसानों तक ही सीमित है, छोटे छोटे किसान जो हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बटन मशरूम का एक भी यूनिट, जो बटन मशरूम हमें रंभी जैसे जगहों पर मिल रही है, ये कहाँ उपजाई जा रही है? रंभी बाहर से आ रहा है सर। ये रंभी बाजार कैसे फेमस हुआ एक्चुअली देखा जाए तो मशरूम के लिए? हाँ, क्या रंभी में ही मशरूम उगाई जाती है या ये बाहर से आती? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत साल से स्टडी कर रहा था कि हमारे यहाँ बटन मशरूम कितना क्यों नहीं ग्रो किया और ऐसे इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ क्यों नहीं सेटअप्स हुई। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर इसके ऊपर में रिसर्च नहीं किया, बट मुझे ये दुखद लगता है थोड़ा सा कि हमारे यहाँ बटन मशरूम, जबकि सबसे बटन मशरूम का बाजार है ना सर? बिल्कुल, होटल्स में भी, सारे होटल्स में भी बटन मशरूम ही लेकिन यहाँ कोई एग्रीप्रेन्योर जो है बटन मशरूम का इंडस्ट्री क्यों नहीं सेटअप किया? ये बिहार में है। आप बिहार में जाओगे, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर या बाकी जो क्षेत्र है, औरंगाबाद वाला क्षेत्र है, वहाँ से मेरे को कॉल आते हैं कि हम लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं सर बटन मशरूम, और सारे बटन मशरूम उधर से ही आते हैं। रंभी में भी क्या बाहर से आ रही है? आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है। अच्छा, मैं ये पूरा 100% के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि बाहर से आता हो सकता है, वहाँ कर रहा हूँ, बट मुझे इतना ज़्यादा मेरी, क्योंकि मैं बचपन से ही देख रहा हूँ वहाँ पे, और मैंने खुद भी इस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा रिसर्च मैंने नहीं किया है, इसलिए मैं भी क्लियरली नहीं बता पाऊंगा। लेकिन जहाँ तक सुनने में आया, रंभी में जितने भी मशरूम मिल रहे हैं शायद वो बाहर से आकर के फिर वहाँ पे सेल होते हैं, बस एक सेलिंग पॉइंट है ऐसा सुनने में आता है। जी। आपको कुछ आइडिया है तो बताएं। हाँ, आइडिया है, हमारा पूरा नेटवर्क है। जैसे हम लोग, हमारे ही जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो कुछ हमारे खड़े किए हुए एग्रीप्रेन्योर्स हैं कि जो इस तरीके का ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, बाहर से मशरूम लाके, बटन मशरूम, दे केप्ट इन सिलीगुड़ी एंड दे डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर द नॉर्थ ईस्ट, और दे आर अर्निंग, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया हुआ। जी, मैं तो बोलूँगा वैसे युवाओं का भी आपको कभी इंटरव्यू करना चाहिए, जो किस तरीके से दे आर वर्किंग। वो एक लड़का है जो कि मैं नाम नहीं लूँगा, बट ये रायगंज साइड, इस्लामपुर तरफ का लड़का है। वो मेरे पास आए थे 10 साल पहले सर, कि सर मुझे मशरूम की खेती करनी है, बटन मशरूम की। एट दैट टाइम आई वॉज वेरी न्यू, ठीक है, फॉर द नॉर्थ बंगाल, ठीक है, मुझे उतना क्या, और मशरूम मेरा कभी भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं रहा है, मैंने कभी बहुत ज़्यादा मशरूम में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर दिया, भाई दिस इज़ नॉट माई सब्जेक्ट, आई एम नाइदर इंटरेस्टेड इन मशरूम कल्टिवेशन, आप किसी और के पास ट्राई कीजिए। हाँ, तो फिर भी वो मेरे को नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ अटैच रहा सर, बिकॉज सर अब आप ये समझो कि उसने इनविजिबल टाइप का गुरु ही मान लिया कि मैंने कुछ भी नहीं उसको सिखाया, बट वो मेरे को ही मान के अपना करता रहा। ठीक है, और 5 साल बाद वो फिर लड़का मेरे से मिला, बोला सर उसका सक्सेस देख के मुझे भी अच्छा लगा। आज पूरे उसने 60-70% पूरा मार्केट पूरा पकड़ रखा है, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी प्लस सिक्किम वगैरह का, यहीं पे स्टॉक पॉइंट है, यहाँ से पूरा बटन मशरूम सप्लाई करता है, एंड वो अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है, तो खुशी होती है। राइट। सो यहाँ पे बार बार जिक्र हो रहा है एक शब्द का, बाजारीकरण, मार्केटिंग ऑफ एनी फ्रूट और मे बी वेजिटेबल। यहाँ के किसान जो हैं, फॉर दैट मैटर नॉर्थ बंगाल के कोई भी हिस्से के किसान, हिल्स के किसान, सिक्किम के किसान, क्या उनको
बाजार करना, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाजार में भेजना, या फिर बाजार में उसका सटीक जो वैल्यू है वो पाना, वो कर पाते हैं ये लोग? नहीं, यहाँ पे दिक्कत है सर थोड़ी। मार्केटिंग इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द नॉर्थ बंगाल। हमारे पास मार्केटिंग के, क्योंकि सर जितने किसान हैं ये आप देखिए सब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके प्रोडक्शन निकलती है सब थोड़े थोड़े से, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों का मार्केट भी उतना नहीं मिलता है, इसी में थोड़ा सा मार खा जा रहा है। क्योंकि स्ट्रक्चर इस तरीके का है सर कि बड़े प्लेयर है नहीं, किसान बड़े किसान हमारे पास है नहीं। तो चाय बागान ही तो है, वो तो अलग ही चीज़ हो गया। और डुअर्स में भी वही हाल है, किसान तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मार्केट का ही प्रॉब्लम आता है। तो उसके लिए क्या एक सिस्टम खड़ा किया है, जो अभी आज के डेट में ऑप्शन है, जो जिनके छोटे छोटे मार्केट है। तो हम लोगों ने वन फार्मर वन कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट अपनाया है कि जैसे मान लीजिए कि एक चिमनी का एक लड़का है, वहाँ के किसानों के प्रोडक्ट्स लेके, ठीक है, और सिलीगुड़ी में जो ऑर्गेनिक या नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, तो व्हाट्सएप के माध्यम से वो ऑर्डर करते हैं किसानों को, और वो लोग सैटरडे संडे चाहे जो भी हो, वो लोग घर घर जाके होम डिलीवरी करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट लिंकेज से भी हो रहा है, फार्मर्स एंड कंज्यूमर का डायरेक्ट लिंकेज हो रहा है। एंड बहुत ही अच्छा आइडिया है, मिडिल मैन नहीं है, डायरेक्ट पैसा जो है वो फार्मर के पास पहुंच रहा है, या फार्म टू टेबल जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है। और आजकल तो सर वो मीडिया, बट ये सारे चीज़ तो छोटे स्केल में ही पॉसिबल है। अगर आपको बड़े स्केल में करना है, मान लीजिए कि मैं पहाड़ में कोई क्रॉप या फिर कोई फ्रूट को उगा रहा हूँ और मुझे उसे बिहार, यूपी, उड़ीसा भेजना है, राइट, उस स्केल में क्यों नहीं कर पाते हैं यहाँ के किसान? जैसे बिहार में आप, जैसे हमारा दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज का ही बात करें सर, तो दूसरे स्टेट्स में भेजने के लिए अब वो रेगुलेटेड मार्केट है हमारे पास। यहाँ ऑलरेडी ये लोग फ्रूट होता है नहीं कि सारा चीज़ ये लोग पहले ही बुकिंग करके हो जाता है, ठीक है। ऐसा हमारे पास ऐसे कोई एक ही फसल है, आपका दार्जिलिंग मैंडरिन ऑरेंज और आपका ब्लैक कार्डमम, जो कि दूसरे स्टेट्स में जा सकता है। फूल झाड़ू है, वो हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, फूल झाड़ू भी हमारे यहाँ से दूसरे स्टेट्स में जा रहा है बड़े लेवल पे, लेकिन साग सब्जियाँ तो वहाँ के किसान भी कर रहे हैं। बिल्कुल, हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पहाड़ को हथियार बनाना पड़ेगा। हमारे पहाड़ में वो क्लाइमेट कंडीशन है कि ऑफ सीजन वेजिटेबल, लाइक अगर कलकत्ता में अब गर्मियों में ब्रोकली की बहुत डिमांड होती है, सेलेरी की होती है, पाकचोई की होती है, धनिया का होता है, ठीक है, क्योंकि और धनिया कोलकाता में नहीं हो सकता है गर्म के टाइम में, ब्रोकली नहीं हो सकता है। तो वो ही सर हमें टारगेट करना पड़ेगा हिल्स में, बड़े लेवल पे ब्रोकली उगाना, कॉलीफ्लावर उगाना ऑफ सीजन में, और वो उसको मार्केट करना पड़ेगा बिहार, यूपी, क्योंकि बिहार वो सब कर नहीं सकता, वहाँ गर्म क्षेत्र है। सेम नेपाल में अगर आप चले जाओ, धनकुटा, इलाम का क्षेत्र आपने देखा होगा, वहाँ पे जाओ तो मैसिव बड़े स्केल में होता है, पहाड़ के पहाड़ लोग कैबेज करते हैं, कॉलीफ्लावर करते हैं, और उस क्षेत्र में हम घूमे हुए हैं। और जबकि सेम यही हिमालयन, यही बेल्ट है पूरा। तो और वहाँ बड़े, आप जो कहना चाह रहे हो मैं आपकी पॉइंट समझ रहा हूँ, बड़े स्केल में है सर पहाड़ का, और वहाँ से पूरा का ट्रक के ट्रक, बोरी की बोरी भर भर के इस टाइम में जो भी आप पत्ता गोभी खा रहे हैं सिलीगुड़ी में, ये सारा वहीं से आता है, नेपाल से, बाहर से आता है। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे कि मार्केट का स्टडी, मेरे ख्याल से जो मार्केट का स्टडी है कि हाँ कौन से समय में कौन से फ्रूट की या वेजिटेबल की मार्केट में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इस चीज़ों का होना, थोड़ा जानकारी होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। हमें तो यही हमें लगता है कि ऑफ सीजन के मार्केट को हमें कैप्चर करना चाहिए पहाड़ के, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं गए, हमारे टी गार्डन से सारी ज़मीनें तो भरी पड़ी हैं, खाली ज़मीनें है ही नहीं किसानों के पास। 2025 में क्या सजेस्ट करते हैं टी गार्डन से रिलेटेड अगर हम बातें करें तो क्या लगता है इन ज़मीनों में अब नई फसल का आना ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर टी गार्डन्स में ही लोग लगे रहें उनके, क्योंकि अब जो आने वाले जो जनरेशन है वो तो टी गार्डन में काम करना चाहते नहीं है। सो क्या होना चाहिए अब, जो एक्शन है वो क्या होना चाहिए? मैं आपको बात बताऊं, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं सर, मैं थोड़ा सा डूअर्स की तरफ चलता हूँ।
डुअर्स में जाएंगे तो वहाँ की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब है, आर्थिक कंडीशन। जब डुअर्स में हम जाते हैं तो चाय बागान के अंदर मोस्टली चाय बागान जो है बंद पड़े हुए, सिक गार्डन्स हैं, ठीक है। और ज़्यादातर फैमिलीज़ जो हैं वो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं वहाँ पे, चाहे आदिवासी हो चाहे मानो गोरखाज में भी सब ट्राइबल्स हैं। तो वहाँ लाइवलीहुड की इश्यूज आएगी ही, सारे बागान मतलब कोई कमाई का वहाँ पे जरिया नहीं है। पलायन भी एक है वहाँ पे, एक मेजर, वहाँ भी लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। तो और जो न्यू जनरेशन है सर, जो ट्राइबल्स की भी, वो अब नहीं चाहती है कि वो उस जमीन में काम करें। हाँ, और चाहे पत्ती उठाए। आप गोरखा कम्युनिटी में देखोगे जो युवा है वो जो एजुकेटेड हो गए, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होगी। वहाँ आप जाओगे डुअर्स में, चाय बागान में, तो हम दो तरह के आप घर देखोगे। जो गोरखा कम्युनिटी के जो पढ़े लिखे उनके घर स्टैंडर्ड दिखेंगे, वहीं ट्राइबल के घर जो हैं उनकी बस्तियाँ वैसी दिखेंगी आपको, क्योंकि एजुकेशन नहीं घुसा उनमें। उन्होंने अपना अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं देखा, वो चाय तक ही रह गए। पहाड़ों में जो चाय बागान में जितने भी लोग गोरखा काम कर रहे थे, उनके बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशन को प्रेफरेंस दिए। हाँ, थोड़ा चेंज आया उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। बट ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ हैं डुअर्स में देखना, उन्होंने चेंज नहीं किया अपने प्रोफेशन को, चाहे पढ़ाई में उतना ध्यान हो सकता है नहीं उतर गए, तो जो मतलब प्रोफेशन चेंज नहीं हुआ, तो आज उनकी हालत वैसी है। तो हम लोग जब गए तो जो उन लोगों से जब कम्युनिकेट किया, जो न्यू जनरेशन हैं, उनके बच्चे हैं, वो अब कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में। तो हम लोगों ने उन लोगों को वर्मी कंपोस्ट को एक ऑप्शन दिया, और आपने जो अभी बोला मशरूम्स। तो हम लोगों ने उन्हें कोऑपरेटिव बनाए। हमारे एक हैं जान पहचान कुछ क्षेत्र में, तो उन्होंने कोऑपरेटिव्स मॉडल में हम लोगों ने काम करना चालू किया, कि उन महिलाओं ने मिल के कोऑपरेटिव बनाया, जितने चाय बागान बंद पड़े हुए हैं कोऑपरेटिव बनाया। तो वर्मी कंपोस्ट का उनको ट्रेनिंग दिया गया, और गवर्नमेंट ने उनको जो भी है लोन या सब्सिडी जो भी उनको मदद की उन चीज़ों को करने की, बिकॉज दे आर वेरी सीरियस। मैंने चीज़ देखा कि सिर्फ वो सीरियसली कुछ करना चाहते हैं अपने लाइफ के साथ। तो उन महिलाओं ने वर्मी कंपोस्ट अच्छा क्वालिटी का बनाया है, कोफम की ट्रेनिंग से। मशरूम बहुत अच्छे क्वालिटी की बनाई वो, और इतने डेडिकेटेड थे सर कि भूटान बॉर्डर से लोग ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे कोफम इतना दूर, सोचिए, जब महिलाएं रात में 10-11 बजे पहुंचती, मतलब ट्रेनिंग लेके पहुंचती थी, लेकिन डेडिकेशन की कुछ करना है सर। और इतने अच्छे होनहार बच्चे हैं। उस एक कोनिका बोल के भी एक लड़के, मतलब ऐसे लड़कियां जो मतलब कि आप देखोगे तो बोलो कि हाँ यार इनको हेल्प करने का मन करे। हाँ ठीक है सर, और इतने डाउन टू अर्थ कि सर आप जो बोलो हाँ। तो मैंने किस तरीके से कोफम ने मदद की सर, कि उन लोगों ने बढ़िया बनाया। हमने सिर्फ क्या काम किया कि उनको मार्केट लिंकेज में हेल्प कर दी। ट्रेनिंग तो दी ही टेक्निकल बनाने में, वो सबसे बड़ा हेल्प, सबसे बड़ा चीज़ है सर, कि माल बनाने से ही नहीं होता, कहाँ बिक्री होगा, ये बड़ी चीज़। तो हमने हमारे तरह से कोफम में क्या कि कोफम हैज़ बिकम ए नाउ ए सिंगल विंडो सिस्टम। हमारे पास कंज्यूमर भी आते हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर भी आते हैं, मतलब किसान भी आता है, कंज्यूमर भी आता है कि सर आप कहीं से हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल या कहीं ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट दिलवा दें, ठीक है, एंड सिंगल विंडो सिस्टम। ठीक है, हमारे ये भाई क्या वर्मी कंपोस्ट है, तो उनका और इनका दोनों का कनेक्शन करवा दिया, तो उनका वर्मी कंपोस्ट निकल गया उनका, ठीक है। ऐसे कंज्यूमर आते हैं कि सर मुझे ना अच्छा ना डेली वीकली ना मुझे वेजिटेबल चाहिए होता है ऑर्गेनिक। ऐसे लोग हैं सिलीगुड़ी में पैसे वाले, जो पैसा कुछ भी आप कोई मैटर नहीं करता है, पैसा डालने के लिए कोई मैटर नहीं करता पैसा, बट दे नीड क्वालिटी वेजिटेबल्स फ्रूट्स, ठीक है, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। तो अब हमारे किसान है हमारे लिस्ट में, आई नो कि कौन सा किसान क्या उगा रहा है, कोई पहाड़ में उगा रहा है कि कोई फांसी देवा में उगा रहा है, तो सारे कनेक्शन भी है। तो उनको और कंज्यूमर को कनेक्टेड करवा दिया, दोनों हैप्पी, उसको पैसा मिल गया पूरा, बाज़ार से भी ज़्यादा पैसा मिल गया, और ऑर्गेनिक जो खाना है वो उसका भी पूरा हो गया। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे ही, लेकिन हो तो रहा है ना सर, तो रहा है। शुरुआत तो हम लोग ऐसे ही करेंगे ना, हो सकता है ये बड़ा कल को वृक्ष का ही रूप ले ले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए जिससे बड़ा बिजनेस डेवलप हो। हमने अभी तक काफ़ी फ्रूट्स के बारे में बात की, राइट,
जो हिल्स में उगाई जा सकती है। मैं बचपन से देख रहा हूँ एक फूल ऑर्किड, राइट, पता नहीं वो उसका मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा मार्केट होना चाहिए था, बट धीरे धीरे या तो वो ऑब्सोल्यूट होते जा रही हैं या फिर सही मायने में मुझे नहीं लगता है कि उसका मार्केट किया गया है सही तरीके से। और एक जो बहुत चर्चा में आजकल है वो है सैफरन, राइट। थोड़ा सा इसमें अगर आप इसका स्टोरी हमें बताएं, हिल से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर बेल्ट से रिलेटेड, तो हाँ। सर देखिए, ऑर्किड्स बहुत तरीके होती है। टेम्परेट ऑर्किड होता है, ट्रॉपिकल ऑर्किड होता है। तो हमारा दार्जिलिंग में जो ऑर्किड होता है, जो हिल्स में करशंग के ऊपर जो कट फ्लावर के लिए दैट इज सिम्बीडियम। तो सिम्बीडियम में लोग खेती करते आ रहे हैं अभी, तो और सिम्बीडियम का मार्केट भी है। अब ऐसा मार्केट नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं है, लेकिन मार्केट है इसका मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है। सिम्बीडियम को कि हमेशा वैरायटीज़ इवॉल्व होती रहती है। नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया पे नए नए वैरायटीज़ आती रहती है, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है। लेकिन हमारे जो फार्मर्स जो कर रहे हैं वो आउटडेटेड कलर्स, वो आउटडेटेड हो चुका है। हाँ, आउटडेटेड। अच्छा। समय बहुत तेजी से भाग रहा है। वो लोग नए नए ब्रीड्स, नए नए कलर निकालते जा रहे हैं, और जिसका इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। और हमारे पास पुरानी वही प्लांटिंग मटेरियल है, हमारे पास पहुंच नहीं रही है जिसका इंटरनेशनल मार्केट में, तो वहाँ एक कमी हो गई, ठीक है। दूसरा, सिम्बीडियम का जो प्लांट है वो अब सिलीगुड़ी में उगाना चाहेंगे तो नहीं उगेगा। कॉमन भाषा में क्लाइमेटिकल कंडीशन जो है इसके लिए फेवरेबल चाहिए, पहाड़ में ही उगेगा, ये तो नीचे नहीं होगा। ये हमारे पास पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। पॉजिटिव इस तरह कि और कहीं नहीं हो सकता, दार्जिलिंग सिक्किम में ही सिम्बीडियम अच्छा होगा। तो इसको बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया में कट फ्लावर के लिए इसको मार्केटिंग वो स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए था कि दार्जिलिंग सिम्बीडियम, सिक्किम सिम्बीडियम को किस तरीके से प्रमोट करना ऑल ओवर इंडिया, ये प्लानिंग होनी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। और कुछ हमारे जो एंटरप्रेन्योर हैं उन्होंने सिम्बीडियम को सोच लिया कि सिलीगुड़ी में खेती तो संभव ही नहीं है सिम्बीडियम की सिलीगुड़ी में। ऑर्किड सिलीगुड़ी क्षेत्र के लिए ऑर्किड की अलग वैरायटीज़ हैं। आप ये चीज़ समझ गए सिम्बीडियम में कहाँ हुई, नए वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस नहीं किए गए जो डिमांड है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, और प्लांटिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं कराया गया, वो जो नए जो ब्रीड्स आई हैं। और स्ट्रैटेजी ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द फ्लावर, उसके लिए कुछ पहल की गई थी। हमारा बागडोगरा का जो है वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज शायद बनाया गया। अब पता नहीं क्या रीज़न होगा, वो तो अब उस समय ही बता पाएगा कि उस समय क्या हुआ था। बट जो भी हो सही तरीके से मार्केट में, जबकि डिमांड भी है, आज के दिन में भी अगर आप देखें तो लाइक डेकोरेशन वगैरह में मेरे ख्याल से काफ़ी यूज होता है। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ सिम्बीडियम का अच्छा मार्केट है, बशर्ते प्रॉपर प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी पूरा इंडिया में फैलाना चाहिए था कि दार्जिलिंग सिम्बीडियम, ताकि उसको है ना ये चीज़ थोड़ी सी होगी। और इसको अगर रिवाइव कोई करना चाहे तो लाइक अभी 2025 में क्या सजेशन देना चाहेंगे? गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी टेकिंग द प्लानिंग, ठीक है। हम लोग, हमारी भी मीटिंग हुई है गवर्नमेंट लेवल पे, GTA के में भी प्लानिंग के हम लोग थे मेंबर, प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। और इसको फिर से नया वैरायटीज़ जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर किसानों को देना, पॉली हाउस बनाना, ठीक है। और खेती करा के फिर खेती कराने तक ही सीमित नहीं रखना है। इस पर हम लोग को चाहिए था कि ब्रांड दार्जिलिंग होनी चाहिए थी ऑर्किड। वो अलग अलग हैदराबाद हो, बेंगलोर, करशोंग को लैंड ऑफ ऑर्किड्स ऑर्किड का रहता है, बस अब नाम भर ही रह गया, नाम भर ही रह गया। तो सर इसके लिए एक टीम होनी चाहिए थी, प्रॉपर एग्रीकल्चर के लिए एक टीम होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के पास, जो इस पे पूरा एकदम फोकस्ड काम करे, ठीक है। तो देखिए, तो गवर्नमेंट को ही अगर इसमें हम मुझे तो साफ गवर्नमेंट का ही दोष दिखता है इसमें। नहीं, दोष नहीं बोलेंगे सर, सब समय का फेर है, किसी कोई दोषी नहीं होता है। तो समय का फेर है, सब अच्छा होगा, वी ऑल होप फॉर द बेस्ट है। और देखिए, मैं ऑर्किड पे आता हूँ अब प्लेन्स में। प्लेन्स के लिए ऑर्किड ट्रॉपिकल होता है। आज लोगों को समझ आ गई है। आज प्लेन में अगर आप जाओ तो हमारे पास 4-5 युवा अच्छा खासा ऑर्किड में सेटअप्स किए हैं, जिसमें
जुटिया खाली हो, चाहे इधर हो, 2-3 ऐसे एंटरप्रेन्योर आए हैं और बड़े, आप जाओ के देखोगे जब उनका ऑर्किड का घर तो आपको मन खुश हो जाएगा। और नाउ दे आर taking very good step for the marketing also. They are using the social media platform. They are using the Flipkart, Amazon. They have their own website. ठीक है, उसमें से मैं नाम ले सकता हूँ मैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, क्लिक ऑर्किड का नाम है, प्रशांत जी का। इज वेरी, बहुत लंबा स्ट्रगल किया उस बंदे ने। आज आप देखो तो क्लिक ऑर्किड इंडिया का बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ऑर्किड वो ऑनलाइन सेल करते हैं। वो यहाँ पे आप उगाते हैं ऑर्किड को। मैं रिसर्च करते वक्त में मैं देखा था। हाँ, ऑर्किड उगाते हैं, ऑर्किड के फ्लावर होके और ऑनलाइन उनको आता है ऑर्डर और ऑनलाइन वो सेल कर देते हैं। बहुत अच्छा एक मॉडल हो गया। यही चीज़ पहले होनी चाहिए थी जो आज हुई। हर चीज़ को मैं ROI से मैं थोड़ा सा जोड़ के देखना चाहता हूँ हमेशा। तो ऑर्किड में अगर कोई आज के दिन में भी अगर काम करना चाहे, इसका ROI क्या है? मतलब कितने दिन के बाद में जो अपना लागत है, वो चाहे मॉनिटरी लागत हो या फिर परिश्रमिक एक लागत हो, है ना, कितने समय के बाद में वो वहाँ से इनकम? ऑर्किड एक लंबा चीज़ का क्षेत्र है सर, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है ये। तो ROI निकालना हटत करके थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये ग्रीन हाउस इसमें लगता है, वो ग्रीन हाउस में 50% गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है जो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर लगता है। ऑर्किड का जो सैपलिंग है, टिश्यू कल्चर, डेंड्रोबियम, फेलेनोप्सिस, कैटलिया, वेंडा। तो डेंड्रोबियम इज़ वेरी गुड फॉर द कट फ्लावर। फूल अगर आपको बेचना है तो डेंड्रोबियम इज़ वेरी गुड। अगर आपको पॉट प्लांट बेचना है ऑर्किड तो फेलेनोप्सिस, वेंडा एंड कैटलिया इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो हर अलग अलग सबकी कैटेगरी है। तो ये जो पौधे हैं डेंड्रोबियम के आजकल बाहर से आते हैं सर, टिश्यू कल्चर, जो पुणे से आए, चाहे वो थाईलैंड से आजकल आ रहे हैं, थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहे हैं। वहाँ बड़े सस्ते में आपको डेंड्रोबियम ये सब के सीडलिंग्स नए वैरायटी के मिल जाएंगे, वहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे लोग हार्डनिंग कर रहे हैं सिलीगुड़ी में, उसको हार्डनिंग बोला जाता है, ग्रीन हाउस के अंदर उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए वेदर के साथ। तो जैसे ही पौधा 12 से 16 महीने का हो जाता है डेंड्रोबियम का, उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। सपोज दैट आप 80 रुपये का एक पौधा ले रहे हैं आप डेंड्रोबियम का, उसको ग्रीन हाउस के अंदर में आप 12 महीने 16 महीने उसको नर्चर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं। तो 16 में जब उसकी फ्लावर आ जाती है तो वही पौधा 250 से 300 रुपये का हो जाता है जैसे फूल आता है। ये इकोनॉमिक्स है इसका। और ग्रीन हाउस में आपको सब्सिडी है। तो कोई छोटा सा भी अगर कोई ऑर्किड अगर करे तो अच्छा खासा इनकम है। आप पॉट प्लांट, जैसे फेलेनोप्सिस है, फेलेनोप्सिस मान के चलिए 100-200 में अगर आप सैपलिंग ले रहे हैं सर पौधा, तो ग्रीन हाउस पे आप सेवा किया आपने 1 साल 2 साल, जैसे ही फ्लावर आया तो फेलेनोप्सिस 450-500 रुपये का बिक्री हो जाता है पॉट प्लांट। सिमिलरली कैटलिया एंड वेंडा। तो ये लॉन्ग टर्म सर नर्सरी टाइप का एक बिजनेस हो गया, नर्सरी टाइप, लेकिन इसमें फ्यूचर है। फ्यूचर है, मतलब अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है जी। मार्केट भी है, मार्केट रेडी है। अगर कोई घुसना चाहे तो आराम से अभी भी घुस करके कर सकता है। क्योंकि फ्लावर ये भी एक प्रीमियम प्रोडक्ट हो गया सर। और आजकल बहुत ज़्यादा लोग चाहते भी हैं कि मतलब अपने घरों में जो सजाने वाली जो चीज़ें, ड्राइंग टेबल पर ऑर्किड रखे तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ, पिंटरेस्ट और इंस्टाग्राम का ज़माना है, इंस्टाग्राम का एलिट क्लास में है हम हैं। तो वो चीज़ों की वजह से क्या ना ऑर्किड का डिमांड है सर। और ऑर्किड के कुछ लोग ऐसे बहुत दीवाने होते हैं, वो कलेक्शन रखना पसंद करते हैं ऑर्किड का, है ना, क्योंकि लोग हैं कि ऑर्किड के बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। तो वैसे लोग खोजते रहते हैं कि ऑर्किड की नई नई वैरायटीज़ मिले। सही है। एक और जैसे कि मैंने आगे भी मेंशन किया, जैसे कि सैफरन के ऊपर काफ़ी सारा न्यूज़ बीच बीच में, आर्टिकल एंड न्यूज़ एंड काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया है एंड पॉसिबल है। तो आज आप सामने में बैठे हैं और इस सैफरन के विषय में बात ना करूं? सर अगेन जो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कॉल्स आती हैं सीखने के लिए वो है सैफरन की, कोलकाता से, भुवनेश्वर से, कटक से, हाँ, बिहार से लोग फ़ोन करते हैं कि सर मुझे सैफरन की फार्मिंग करनी है। और सोशल मीडिया में काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मैंने सैफरन घर के अंदर में हो गया, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में हो गया। तो इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, अगर आप उस तरह के क्लाइमेट, अगर आप जैसा जम्मू में, पंपोर में सैफरन जो हो रहा है, अगर आप हूबहू वैसा ही क्लाइमेट अगर आप एक घर के अंदर आप ले आएँ तो संभव है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सैफरन का जो बल्ब आता है, वो बल्ब हम लोग को जम्मू से मंगाना पड़ता है। तो अगर आप थोड़ा सा लेंगे तो महंगा मिलेगा, अगर आप
40-50 किलो लेंगे थोड़ा सस्ता मिलेगा। तो घर आपको इंसुलेटेड एक रूम चाहिए सर, ठीक है, जिसमें आपको टेम्परेचर आपको 20 के करीब रहना चाहिए। दैट मीन्स कि एसी स्वाभाविक एयर कंडीशनड आपको बनाना है, ना लगाना पड़, चिलर टाइप है। तो कॉस्ट इफेक्टिव होगा वो? हाँ, मैं वही पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, चिलर लगाना पड़ेगा। यू नीड ए ह्यूमिडिफायर टू मेक द, ताकि उसका ह्यूमिडिटी 70% तक रहे। फिर यू नीड टू इंस्टॉल रेक्स एंड दैट ग्रो लाइटिंग भी चाहिए, फुल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ वाली। तो मिला जुला के सर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप सैफरन आपको ये सितंबर में लगाना होता है, अभी सीज़न आ गया सितंबर में, और ये अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक आपकी फ्लावरिंग या कभी कभी मार्च तक आ जाती है। और अब कोई इकोनॉमिक्स की बात अगर बताएं तो 50,000 अगर फ्लावर अगर आप कलेक्ट करोगे ना सैफरन के, इट्स वेरी डेलिकेट थिंग। हाँ, 50,000 फ्लावर से जब आप उसको स्टिग्मा को कलेक्ट करते हैं, द स्टिग्मा इज़ द सैफरन बेसिकली। और उसमें 3 प्रकार के सैफरन, 3 प्रकार के उसमें से मटेरियल निकलता है जो कि यूज़फुल होता है। तब जाके आपका 1 किलो आपका निकलता है। 50-70,000 फ्लावर से 1 किलो सैफरन निकलता है, उसका 2.5 से 3 लाख रुपया रेट है। सो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रूम के अंदर में किसी ने सैफरन अगर उगा लिया तो खुश होने तक के लिए सही है, बट हाँ, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है सर, मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपका हो गया, वो तो आपके घर का ही चीज़ है, रेकरिंग खर्चा नहीं है लेबर का, ये सब का जो होता है। तो जो सोफिस्टिकेटेड फैमिलीज़ हैं जिनको आउटडोर नहीं इतना पसंद है, घर में जगह खाली पड़ा हुआ एसी उसी है जो पैसे, तो दे कैन स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, वो अपने घर में सैफरन उगा सकते हैं। जैसे कि हमने जम्मू की बात की, नॉर्थ सिक्किम में ट्राई किया गया है इस पर्टिकुलर चीज़? हम लोगों ने ही किया है सर। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमारा एक बहुत अच्छा किसान है कालिंगपोंग का, महेंद्र छेत्री बोल के, ठीक है, तो और वो बंदा इनोवेशन करते रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, ठीक है, कभी ट्यूलिप उगा लेगा, कभी कुछ कर लेगा। हाँ, तो ऐसे ही युवा हमें चाहिए थे पहाड़ में कि कुछ समथिंग, ट्राई समथिंग न्यू, तो उसने करके दिखाया महेंद्र छेत्री ने। आज तक जो हिस्ट्री में कभी केसर नहीं उगा था कालिंगपोंग में, ठीक है, तो उस लड़के ने केसर उगा के दिखाया। और क्या चाहिए, गवर्नमेंट कितना पैसा हुआ कि R&D करने में जो होता है वो किसान कर लिया R&D। और सिक्किम में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ भी, सिक्किम में भी 1-2 ठो सक्सेस मिले। बट अगर देख 2 नज़रिए से आप देख सकते हैं इसको, किसी के पास जाओगे बोलोगे सैफरन, अरे हुआ होगा एक, चलो हो गया, चलो ट्रायल थोड़ा बहुत हो गया, बट इसको यू कैन डू ऑन अ कमर्शियल स्केल बाय। लेकिन आपको एक वर्ड बड़ी अच्छी थी, गुड थिंग्स टेक्स टाइम, अभी देखा तो यहीं पे वो चीज़ शूट होती है सर, गुड थिंग्स टेक टाइम। आज आपको हो सकता है ये चीज़ें छोटी दिख रही हैं, स्मॉल स्केल पे दिख रही हैं, तो यही चीज़ हो सकता है बड़ी पेशेंस के साथ में अगर बड़ी किया होगी। और कहा ही जाता है ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल, छोटी शुरुआत छोटी से ही होती है, तो हम लोग भी छोटे से शुरुआत करें। कोफम बहुत छोटा है सर, लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, हो सकता है आने वाले हम लोग बड़ा कुछ कर पाएँ। आज 2025 में आपने कब से इस पर्टिकुलर फील्ड में करियर स्टार्ट की? आई हैव स्टार्टेड डूइंग माई वर्क इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम 2012. Okay. So after say like yes 13 years right? हाँ, और कुछ 4-5 साल तक तो ऐसे ही गुजर गया, मतलब खाली समझने में क्लाइमेट क्या करना है क्या नहीं करना है, बिल्कुल। बट एक चीज़ मेरे मन में पता नहीं क्या भगवान ही देते हैं दिमाग में कि कुछ करना है वाली बात जो है ना आपके भी रहती। कोई भी इंसान आगे कुछ करना चाहता तो उसको एक अंदर से वो रहता है, मैंने उतावलापन, क्या करूं क्या पैसा करूं। तो चलिए ठीक है, आप पैसा एक अलग एक फैक्टर है, उसको नकारा नहीं जा सकता, करने का मन रहता है, कुछ करें समथिंग। सही नहीं, बहुत किया है आपने इनफैक्ट नॉर्थ बंगाल और सिक्किम में, पर्टिकुलरली नॉर्थ बंगाल के लिए लाइक जितना हो सकता था आपके तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से आपने काम किया है मेरे ख्याल से। पैसे के लिए तो हम सोचते भी नहीं सर, पैसा ना इज बाई प्रोडक्ट। आज लोग बोलते हैं पैसा अपने आप आ जाता है आपके पास, अगर आप काम करें ना, पैसा कहीं ना कहीं से आपको भगवान दे देता है चलने के लिए, ठीक है।
लेकिन मन में जज्बा होना चाहिए टू वर्क फॉर द पीपल एंड टू द सोसाइटी एंड फॉर द नेशन। तीन चीज़ होनी चाहिए। जब आप किसी के लिए काम करने की हेल्प करने लगते हैं ना, किसी को ऊपर उठाने के लिए, तो एज सोसाइटी भी होती है, हाँ, सोसाइटी भी हेल्प होने लगती है और अल्टीमेटली देश का भी भला होता है। और हमारे कोफम और हमारी यही कोशिश है कि उत्तर बंगाल को जो उसका जो नहीं मिला अभी तक श्रेय, जो ये हमारे और जो इसको मिलना चाहिए था, तो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेस है सर। यहाँ किसानों की बहुत बदहाली इसको बोलेंगे सर, जो उसको जो इसका जो क्या उसको हक है, हक नहीं मिला। आप बिहार में चले जाए ना, दे गेट एवरीथिंग हेल्प, बट यहाँ तो किसान के नाम पे जो राज्य सरकार से जो चीज़ें मिलती हैं वही मिलती हैं, है ना, जो स्कीम्स में है। लेकिन किसान इस तरीके से, जैसे मंडियाँ हो, जब हम लोग बात करते हैं ना, देखते हैं कि मंडी में ये रेट है वो रेट है, यहाँ की क्या वो चीज़ें तो दिखती नहीं, बिल्कुल दिखती नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। मतलब लोग अपना जगह है, थोड़ा सा ज़मीन है तो थोड़ा बहुत सब्जी उगा लिए, किसी को बस। मैं यही बताना चाहूँगा, छोटे किसान है सर, छोटे या मंझोले किसान, ये बेचारे वही साग और सब्जी, एक पाट हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी वो ख़त्म होने जा रही है। हमारे कुछ बिहार इलाके में हल्दीबाड़ी वाला इलाका है, जूट खत्म हो गया है, जो बड़ा इंडस्ट्री हो सकता था। कॉटन यहाँ है ही नहीं। फिर अदरक यहाँ नहीं है, पहाड़ में। हाँ। तो यहाँ के जो किसान को मैं जो देख रहा हूँ, ये जनरली वेजिटेबल और जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल लाइक पालक, राई साग, और जिसमें आपको मतलब बहुत ज़्यादा इनकम का ज़्यादा शॉर्ट टर्म में, हाँ, वो बहुत बड़ा स्कोप भी नहीं है। हाँ, जैसे कि हम लोग नेपाली में स्कूस कहते हैं, स्कूस हाँ, उसी में सेटिस्फाइड है। एंड लोग बहुत ही माइडियर हैं, भोले वाले, उनको बस 2 बार की अपनी वो चाहिए कि आज गए अपना उगाए, 1-2 बीघा तो रहती ज़्यादातर। और जिनके थोड़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं वो चाय बागान में चले गए कि भैया वहाँ सेफ है, वहाँ लगा दो, अपना कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, कौन भागता रहेगा उसको सब्जी बेचने के लिए। और जो छोटे रहेंगे, जो 2 बीघा 3-4 बीघा वाले किसान, ठीक है, ये खाली सर लीफी पाट साग, राई साग, ये साग में रहेगी, लीफी ग्रीन वेजिटेबल। और उसको लोकल मंडी भी चाहिए होती, तो लोकल मंडी जो आपके जो छोटे छोटे हाट होते हैं हर एक क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पे, तो वहाँ सेल के अपना उनको इनकम गुजर बसर होता है। वो दे डोंट थिंक बिग, ना बड़े सपने दिखाए जाते हैं उनको, ना वो बड़े सपने देखने के लिए अब बचे हैं बेचारे। तो हमारी की तरफ से कोशिश है कि उनको उनके ड्रीम्स को जगाएं, उनको सपनों को दिखाएं कि भैया देखो, देखो सपने देखने में बुरा नहीं है, एफर्ट करो। तो बदलाव ग्राउंड में दिख रहा है सर। थोड़ी सी हमें मैं आपके माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा हम लोग को, गवर्नमेंट तो हम लोग तो एक तरह से यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन एक ना कुछ थोड़ी सी और ज़्यादा एम्पावर अगर रहे डिपार्टमेंट थोड़ा सा एक्टिविटीज़ को, तो हम लोग कुछ इस क्षेत्र में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं, युवाओं को और आगे लेके जा सकते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टार्टअप हमारे लिए एक बहुत बढ़िया है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में हमारे उत्तर बंगाल के जो युवा हैं, ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ हैं, लेकिन यहाँ पे इकोसिस्टम नहीं बन रहा है। दे डोंट नो अबाउट द स्टार्टअप्स कि ये स्टार्टअप में कैसे जुड़ना है, स्कीम्स में उसकी फ़ायदा कैसे लेना है, स्टार्टअप होता क्या है। वही एग्जैक्टली मैं क्वेश्चन वही पुट करने जा रहा था कि स्टार्टअप होता क्या है। अगर इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई स्टार्टअप करके आगे बढ़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट इज अ स्टार्टअप। पहली बात तो सर नॉर्थ गवर्नमेंट को मैं अनुरोध करना चाहूँगा प्लीज़ कि उत्तर बंगाल में एक इंक्यूबेशन सेंटर दीजिए। हमारे नॉर्थ बंगाल जोन के लिए एक भी इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है जहाँ पे युवा जाके इनरोल कर सके स्टार्टअप के लिए। ही हैव या शी हैज़ टू गो कोलकाता फॉर दैट। ठीक है ना सर, सौतेला व्यवहार है हमारे नहीं सर, मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहूँगा। एक इंक्यूबेशन सेंटर होने से क्या कि सर इंक्यूबेशन का मतलब ही क्या ना, किसी को आप एक अमीर आदमी तो होगा नहीं, साधारण परिवार का लड़का ही कुछ अगर कुछ कर नौकरी नहीं है तो स्टार्टअप में जाएगा, तो स्टार्टअप जाने के लिए अब बेचारे को अब वहाँ जाना पड़ेगा इनरोल होने के लिए।
तो एक इंक्यूबेशन सेंटर हो जहाँ पे वो जाके इनरोल हो, उसकी प्रॉपर मेंटरशिप हो, उसको बिजनेस की हर एक पहलू को सिखाया पढ़ाया जाए कि देख भाई फाइनेंस क्या होता है, देख कैसे ब्रांडिंग किया जाता है, ठीक है ना। आप जैसे होनहार की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के उनको मेंटर करें। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव इकराम प्रसाद, एक लड़का है, एक बहुत ही गरीब परिवार का किसान का लड़का, धूपगुड़ी से आता है, पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, जॉब नहीं है, तो वो देखता है कि अब क्या करें, तो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है। तब वो गांव का लड़का को अब कैसे उसको तो मेंटरशिप चाहिए ना, ही नीड फंड टू स्टार्ट द बिजनेस, उसको हर एक चीज़ की नॉलेज चाहिए, फाइनेंस की नॉलेज चाहिए, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्ट कैसे क्या करें, स्टार्ट आइडिया भी चाहिए। तो आइडिएशन पे भी काम करना है, उसको सिखाना है कि कौन सा आइडिया उसके लिए सही रहेगा। आइडिएशन से लेके एक्सेलरेशन तक आपको पूरी मेंटरशिप देनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए उत्तर बंगाल में कि ऐसे युवाओं को कि आफ्टर ग्रेजुएशन उनको प्रॉपर मेंटरशिप करें टू स्टार्ट देयर बिजनेस। बिल्कुल, ये चीज़ अगर हो जाए सर, तो यहाँ से आज मेरे पास 100 एंड अबव स्टार्टअप्स को हम लोग इंक्यूबेट कर रहे हैं, चाहे उनको गाइडेंस मेंटरशिप दे रहे हैं, चाहे मैं कैसे भी करूँ, मैं कैसे भी कर रहा हूँ, मेरे पास कोई ढंग का कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से करवा रहा हूँ उनको, वो आगे बढ़ रहे हैं लड़के। आज उत्तर बंगाल से 3 लड़के सिलेक्शन हुए हैं, दे हैव गॉट द 20 lakhs फंड, ठीक है, स्टार्टअप के लिए। एक हमारा जलपाईगुड़ी से है एक लड़का, उनका एक्वाकल्चर में स्टार्टअप्स है, मतलब फिश फीड ये सब पे है, तो ये उसको मिला। सिक्किम हमारा मिरिक से है एक हैं, उन्होंने चाय का फर्मेंटेशन के ऊपर में काम किया। कालिम्पोंग में एक है, वो कॉफ़ी के ऊपर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कॉफ़ी के ऊपर में जी, तो उन लोग को 21 लाख का फंड मिला है गवर्नमेंट के स्टार्टअप्स में। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है सर कि स्टार्टअप में आप तो सक्सेस होते ही हो, आपके साथ में ना 10-20 फैमिलियाँ को और रोजी रोटी चलती है। बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे मैंने जो काम किया इस क्षेत्र में कोफर्म के प्लेटफॉर्म से, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक क्षेत्र में कुछ एग्रीकल्चर ही मान लीजिए, कोई एग्रीकल्चर में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, मैंने किसी को ड्रैगन फ्रूट करवाया, चाहे किसी को स्ट्रॉबेरी करवाया, चाहे किसी को एवोकाडो कराया, मान लीजिए 10 लाख का इन्वेस्टमेंट, तो वो 10 लाख रुपये तो डिवाइड हो रहा है ना। वहाँ पे लेबर लगेगा, सेमी स्किल्ड लेबर लगेगा, एक सुपरवाइज़र लगेगा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी तो हो रही है। और इसी नॉर्थ बंगाल में यही एक जरिया है डेवलपमेंट का। यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ करके तो हम लोग यहाँ पे और सत्यानाश कर रहे हैं अपना पर्यावरण का। और ये एग्रीकल्चर बेस्ड अगर लाइवलीहुड या एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम लोग खड़े करें छोटे छोटे लेवल पे, ठीक है, और बढ़िया से एक मंडी या कोई आपका बाहर भेजने, ये सब चीज़ें हो जाएगा सर, हमारे पास ब्लूप्रिंट तैयार है, ठीक है। तो काफ़ी स्नोबॉल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आफ्टर 10 ईयर। कोलकाता से कोई आके यहाँ पे ज़मीन खरीद के लीज पे लेके यहाँ पे 15 से 20 साल से ऑर्गेनिक कर रही है एक महिला, 20 साल से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही है माल बाजार में, लेकिन शी डिडंट गेट एनी फैसिलिटी फ्रॉम एनी, आई थिंक सो कॉल्ड गवर्नमेंट से कोई ऐसी मदद नहीं मिली ना, को उसको पब्लिक में कोई वो रिकॉग्निशन है। वो आती हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक करती हैं, वहाँ से ले जाती हैं सब्जी और वहाँ पे ले जाके सेल करती हैं कोलकाता में। अच्छा। तो कोलकाता से कोई लेडीज आके जब ऐसा कर सकती तो हमारे यहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? एनीहाउ होगा सर, होप फॉर द बेस्ट। नहीं, बिल्कुल आप लोग लगे हुए हैं तो बिल्कुल होगा भी। और उत्तर बंगाल को टेक टाइम और उत्तर बंगाल को उसकी पहचान दिलानी बहुत ज़रूरी है, और वो स्टार्टअप के माध्यम से हो सकता है। और थैंक यू सो मच फॉर हमें अपनी बात को रखने के लिए। और मुझे पूरी विश्वास है कि हमारी जो कन्वर्सेशन जो है वो किसी न किसी सही आदमी तक इसको पहुंचेगी। नहीं, बिल्कुल पहुंचेगी सर। और पब्लिक कुछ और चीज़ें हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को कंक्लूड करेंगे। थोड़ा सा मैं और समझना चाह रहा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के थोड़ा सा मैं विस्तार से थोड़ा समझना चाहूँगा। जैसे कि अब पास में ही अपना एक स्टेट है सिक्किम, राइट?
सो इस सिक्किम को हम लोग एक टैग लगा के रखे हैं अभी तक कि ऑर्गेनिक स्टेट है। तो ये सिर्फ स्लोगन है या सचमुच में ही सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है और खुद ब खुद मतलब सिक्किम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि वहाँ पे जो जितने भी क्रॉप्स या फिर वेजिटेबल्स की जो रिक्वायरमेंट है, क्या सिक्किम खुद ब खुद में पूरा कर पा रही है या फिर ये बाहर से भी आ रहा है अभी भी? ये विषय मेरा बोलना ठीक नहीं रहेगा इसमें कि इस स्टेट का मामला है और ये हमारा दिस इज नॉट, आई एम नॉट जेन्युइन, उसमें आप नहीं है, कोई बात नहीं, हम मेरा बोलना ठीक नहीं, बिकॉज सिक्किम अच्छा है अपना, बहुत ही वहाँ पे ऑर्गेनिक पे काम हुआ है। पिछली सरकार जो वहाँ पे थी ऑर्गेनिक में उन्होंने काफ़ी, कम से कम विज़न तो था, विज़न तो देखा उन्होंने, मिस्टर पवन चामलिंग ने, ठीक है, कि ऑर्गेनिक का उन्होंने एक दिशा तो दिखाया देश को। कुछ भी हो, कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, विजनरी थे, दिशा दिखाया और उनको लीड भी किया कि हमारा स्टेट पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना के भी दिखाया। अब अंदर में क्या कहानी है वो ना तो मैं पूरा क्लियर पिक्चर जानता हूँ और मेरा बोलना भी ठीक नहीं है। चीज़ में आप बोलना चाहेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आज के दिन में 2025 में ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग को अगर हम तुलना करें, सो केमिकल फार्मिंग से ऑब्वियसली लोग सोचते हैं कि शायद प्रोडक्टिविटी या फिर जो प्रोडक्शन की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, राइट? ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या सेम चीज़ अचीव किया जा सकता है? ये ठीक बोला। देखिए हमारे जो है हमारे क्षेत्र को, हमारा जो सपना है कब हमको अपने क्षेत्र के ऑर्गेनिक की तरफ ले जाना है और क्षेत्र में हमने काम भी किया। हमने वेस्ट बंगाल का फर्स्ट ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट दिया हम ही लोगों ने, ठीक है, जो मैडम की बात बताई, शी इज़ अंडर आवर गाइडेंस। और इस क्षेत्र में जो भी ऑर्गेनिक्स के जो प्रोजेक्ट स्टार्ट्स हुए हैं, ठीक है सर, वो बड़े लेवल पे वो हम लोगों ने कोफम के थ्रू हुआ है। और आपका जो प्रश्न है कि क्या ऑर्गेनिक से वो रिजल्ट वॉल्यूम पाया जा सकता कि नहीं, एज पर माई वर्क सर और मेरी जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इसका पूरा आपको वो बताता हूँ स्टोरी। बिल्कुल। हमारे पहले के जो दादा परदादा रहे हैं वो लोग सस्टेनेबल खेती करते थे, इंक्लूसिव फार्मिंग करते थे, इंटीग्रेटेड। घर में लाइव स्टॉक रहता था, ठीक है, हल रहती थी, ट्रैक्टर नहीं होती थी उस समय। तो अब यहीं से चलते, गाय से चलते हैं, लाइव स्टॉक से। गाय का गोबर होता था, गोबर को एक जगह कलेक्ट करते रहना पड़ता था, वो खाद बन जाता था। और गाय से दूध, माठा, दही, घी ये सब मिल रहा है, तो अपनी ज़रूरत पूरी हो गई। अब चलते हैं और एक गाय या एक भैंस या 2 बैल रहता था बिल्कुल हमारे घर में। और वो 2 बैल क्या होते थे, 2 बैल वो खेत को जोतने का काम आता था, हल और हेंगा होता था, उससे जुताई होती थी। और जो गाय बैल का जो खूर है ना सर, खूर नाखून, वो जब वो प्लोविंग करते थे, खेत की जुताई होती थी, तो वो नाखून गिरता था, उससे पोटाश की पूरी होती थी कमी। और अब बैल का खूर देखो, जो पैर उसका है, तो वो बीच में से गैप रहता है, यानी कि वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो दबेगा। लेकिन आजकल का जो भारी भरकम ट्रैक्टर है वो तो आधा माइक्रोब्स को ऐसे ही खत्म कर दे रहा है, अर्थवर्म को। अर्थवर्म हमारी मिट्टी में तो अर्थवर्म बहुत जरूरी है, तो हम इतना भारी भरकम उसमें ट्रैक्टर घुमा रहे हैं आज के डेट में, वो खत्म कर दे रहा है। लेकिन गोरू नहीं करता था, वो खेत का जुताई हो गया, तो हम 2 बैल 1 गाय घर में, दूध से हम, गाय से हमको सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब। तो अब जैसे ही सीजन आता था सर खेती के धान का, तो धान के आने के बाद जितना हमारा काउडंग का कलेक्शन है उसको हम लोग FYM बोलते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर। तो वो समय फार्म यार्ड मैन्योर खेत में जाके जाता था, ठीक है, गया। और उस समय नाहर, मिट्टी, ज़मीन से नहीं पानी खींचा जाता था, तो वाटर टेबल मेंटेन रहता था। नाहर हो चाहे जो है उसी से ही खेती होती थी, चाहे
वो होते थे कुआं वाला उसको नाद दोन बोलते थे पहले। आपको पता है लोहे की स्ट्रक्चर होती थी, आप कभी गूगल में देख के प्लीज़ ये डालना। लेकिन जो सस्टेनेबल जो इरिगेशन किया जाता था दोन के द्वारा, और एक आपने देखा बैल घूमते रहता था और एक इस टाइप का ऐसे पानी गिरते रहता है, फिल्मों में आपने देखा होगा छोटा छोटा जी। मैं बिकॉज मैं पला बढ़ा तो हिल्स में हूँ, बट मुझे सौभाग्य मिला है बिहार में भी जाने का, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बिहार से बिलोंग करते थे, तो इन सब चीज़ों को मैं काफ़ी करीब से देखा हूँ। बिल्कुल। तो पहले वो इरिगेशन सिस्टम होता था, काफ़ी अपने फिल्मों वगैरह में भी देखी होगी ये चीज़ें। और तो उसके बाद जो है ये हो गया बैल से, और काउडंग यूज़ हो गया आपका खेती में जी। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जो हम लोग FYM जो कलेक्ट करते थे ओपन फील्ड में जी, उसमें सनलाइट और बारिश आता था, और वो सर न्यूट्रिएंट जो है लीच कर जाता है गोबर का जितना भी है पानी में बह जाता था, ठीक है। और जो हम लोग गोबर मिट्टी में डालते हैं उसमें हो सकता है कार्बन हम लोग दे रहे हैं, बट नाइट्रोजन और ये चीज़ें माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ी सी कम हो जाती। तो और उस समय तो कोई यूरिया फर्टिलाइजर DAP कुछ था ही नहीं, सारा चीज़ तो नेचुरल था, मिट्टी नेचुरल थी, उसमें अर्थफॉर्म बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा अर्थफॉर्म होगा आपकी मिट्टी में उतनी मिट्टी आपकी फर्टाइल होगी सर, उपजाऊ होगी। तो प्रोडक्शन इसीलिए हो सकता उस समय कम आता हो। जो सीड होते थे, सीड इंडिजिनस होते थे, देसी, और ये सारा टेक्नोलॉजी हमारे पहले पूर्वज के पास था कि कैसे धान को स्टोर करके रखना है। हर चीज़ को बाज़ार में डिपेंडेंसी एकदम नील थी, ना तो बीज बाज़ार से, ना खाद बाज़ार से, कुछ भी नहीं, सब घर में ही सर। खाद तो आप हो ही गया गोबर वाला, बीज हमें खुद प्रिजर्व करके हम लोग रखते थे, चाहे वो साग सब्जी कुछ भी हो। तो धान का बीज बना के लगा दिया, खैर धान हो गया। और धान को जब आपने काटा, धान की कटाई के बाद जो पुआल है उसको हार्वेस्ट करके रखा जाता था गाय या बैल के लिए, खाने के लिए। आपने देखा गांव में ढेरी बना के रखा जाता है पुआल को खिलाने के लिए। तो सारा चीज़ सर इंटरकनेक्टेड था। तो पुआल को फिर उसका फीड हो गया, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और ये साइकिल चलते रहता था। काफ़ी सस्टेनेबल ये मॉडल था सर। लेकिन जैसे ही मैकेनाइजेशन आया, केमिकल फर्टिलाइज़र आया, सारा तंत्र जो है ख़त्म हो गया, और किसान को एज ए मार्केट दिखने लगा। बाजार दिखा लोगों को, कॉरपोरेट्स को, किसानों में, और इट्स बिग मार्केट। सबसे पहले इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म करो, गाय पे, सीड पे, सबको बाजार। तो आज आप देखो, पहले कुछ नहीं चाहिए था किसान को मार्केट से, आज सब कुछ चाहिए। यू नीड एग्री इक्विपमेंट फ्रॉम द मार्केट, ट्रैक्टर्स फ्रॉम द मार्केट, किसान को सब कुछ बेचने लगे लोग, सब कुछ बेचने लगे। किसान में बड़ा एक मार्केट हो गया। बीज आज गांव में जाओगे, घरों में जाओगे तो बीज खत्म हो गए किसान। उनको मेथड ही नहीं पता कि कैसे सीड को प्रिजर्व करके रखना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे उनको अपाहिज बना दिया गया। अपाहिज दिमाग में यह मिल जाएगा, छोड़ना, इतना कौन करेगा यार, बाजार में तो मिल ही जाएगा। HIV आ गई, हाई यील्डिंग वैरायटीज, सो कॉल्ड F1 हाइब्रिड, ज़्यादा उपज देने वाली, डिजीज टॉलरेंट, हाँ, ड्रॉट रेजिस्टेंट, इस तरीके मतलब चीज़ें आ गई। तो दिमाग में आपको कौन करेगा, छोड़ना, बाजार में तो मिल ही जाएगा। सीड अवेलेबल हो गया। एंड एक से एक मुझे वो पीरियड याद है राहुल जी कि जब हम लोग छोटे होंगे, हम लोग तो शायद एक ही, जी बिल्कुल, तो रेडियो में सुना करते थे उस समय, गीतमाला या कोई ऐसे आता था रेडियो में, तो रेडियो ऑन करते दादाजी ये सब सुनते थे, बैठ के शाम में बैठक होती, तो वो लोग पहले रेडियो बड़ा फेमस करते, घर में कृषि दर्शन देखा करता था, कृषि दर्शन देखते ना, दूरदर्शन। और अब मैं रेडियो वाला देखा, गांव में रहता था तो लोग रेडियो लेके शाम के टाइम में ऐसे वॉकिंग करते थे। और कुछ जो संगीत वाले प्रोग्राम आते थे तो उसमें कोई स्पॉन्सर्ड करता था, उस गीतमाला हो चाहे बिनाका टूथपेस्ट वाले, उस समय बड़ा फेमस हुआ करता, गाना आता था। तो उसी समय ये जो यूरिया की जो कंपनीज थी ये स्पॉन्सर करती थी गानों का, चाहे बीच बीच में ऐड आता था, ये यूरिया वो यूरिया। तो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जब रेडियो से किसानों को पता लगने लगा,
तो जो मार्केट में गए तो यूरिया बिक रहा है, अरे भाई सेम चीज़, अरे ये वही है जो रेडियो में सुनते थे। तो लोगों ने अब उस गांव में भी जो थोड़ा सा पैसे वाले हैं, शुरुआत तो वहीं से होती है ना, नया चीज़, तो जो पैसे वाले उन्होंने यूरिया देना चालू कर दिया खेत में। तो उसका अब यूरिया डेफिनेटली इफेक्ट दिखाता है, हठात करके आपको एकदम अच्छा खासा कर देगा, ग्रीन एकदम आ जाएगा, क्योंकि वो तुरंत नाइट्रोजन रिलीज करता है, और गोबर जो है स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है। तो भाई अब बगल वाले को दिखा रही है, उस तुम्हारा धान हमारे धान से हरियर कैसे अरे तो हमने भाई यूरिया यूज़ किया है। हाँ, यूरिया लगाई नहीं। हाँ लगाई नहीं। हाँ, तो इस तरीके से गांव के गांव जो है सर यूरिया शुरू हो गया। अब देखो, अब गोबर पे डिपेंडेंसी ख़त्म, गोबर डिपेंडेंसी ख़त्म, तो गाय को क्यों रखना, हेडेक हो गया। बैल, ट्रैक्टर आ गया तो बैल हेडेक हो गया। आजकल बैल दिखते ही नहीं गांव में, ख़त्म हो गए बैल। दिखता है कि आपको, आप कहीं जाओ तो बैल कमी, बहुत कम, खत्म हो गया, पता नहीं बैल कहाँ गए। हाँ, रास्ते में है। और इनफैक्ट सर आज स्थिति, और ये बैल खत्म हो गए, ट्रैक्टर। अब और ट्रैक्टर में सोचिए कितना तेल ये सब जा रहा है। और सीड भी ख़त्म हो गए। सीड पहले की हमारे, मुझे याद है दादी लोग क्या करते थे कि एक हम लोग छोड़ देते थे बीज के लिए, कोहड़ा हो, लौकी हो, चाहे कोई भी हो, तो हम लोग एक फल को हम लोग छोड़ देते थे फॉर बीज, और वो पक जाता था, बढ़ता, और उसको फिर हम लोग प्रिजर्व करके फिर नेक्स्ट सीजन में हम लोग वो लगाते थे। और वो सीड जो इंडिजिनस होती थी, अडेप्टेड होती थी अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कंडीशन। तो उस समय के पेड़ पौधे में बीमारियां भी नहीं पकड़ती, वो अडेप्टेड है, वो वहीं का है ही है। और आजकल जो हम लोग हाई जो वैरायटीज लगा रहे हैं, हाइब्रिड्स, वो तो यहाँ की है नहीं। तो उसमें आपको बीमारियां, नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी, हर प्रकार का दिक्कत होगा। हाँ, तो मिला जुला के मेरा कहना ये सर कि आज किसान डिपेंडेंट हो चुका है मार्केट के ऊपर में। उसके जेब से जितना ज़्यादा पैसा जा रहा है खेती करने में, आ नहीं रहा है, खाली हमने मिट्टी को भी फिर बर्बाद कर दिया। मिट्टी को भी बर्बाद कर दिया। तो जो किसान का जो प्रॉफिट मार्जिन है वहीं ख़त्म, और सारी कहानियाँ वहीं बिगड़ने चालू होगी, किसानों की दुर्दशा यहीं से शुरू होगी। यहाँ से क्या इसको रिवाइव किया जा सकता है? अब आपके पॉइंट पे आते हैं, क्या ऑर्गेनिक हो। मैं इसलिए ये स्टोरी बताना मेरे लिए ज़रूरी था कि 20 से 40 साल हो गए सर, ये कहानी शुरू हुई थी 1985 से, यूरिया वाली। बिल्कुल। आज आप 25 में आ गए, जब से रेडियो और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। और हाँ, तो 85 और आज पकड़ लीजिए 25, 40 साल हो गए सर। तो 40 साल में हमने मिट्टी को तो ख़त्म कर दिया। आप एग्जाम्पल लीजिए कि थोड़ा सा आप अर्थवर्म को हाथ में रखिए, केचुए को, और थोड़ा सा आप नमक डालिए, तो देखिए केचुआ कैसे आपका छटपटा के मर जाएगा। तो आप इतना क्विंटल के क्विंटल जो यूरिया खेत में डाल रहे हैं, तो बेचारे हमारे जो जीव हैं वो तो, उनका तो सत्यानाश होगा ही, क्या बच पाएंगे वो। हमारे मिट्टी से जीव गायब हैं, इसीलिए उसको बोला जा रहा है निर्जीव। मिट्टी सजीव बोलते हैं ना, सजीव और निर्जीव। तो क्यों बोला जाता है सजीव, इसलिए क्योंकि वहाँ पे असंख्य जीवाणु वास करते हैं हमारे, और वो जीवाणु हैं, अभी वो बायोटेक्नोलॉजी वाली बात है, पॉजिटिव बैक्टीरिया। हाँ, तो ये वो जीवाणु हैं जो हमारे मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जो हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं, हमारी मिट्टी में फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करते हैं, पोटास को मोबिलाइज करते हैं, और जिंक मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, जो यही हैं वो जो पौधे को खाना पहुँचाते हैं। ठीक है सर। तो इसी को हम लोग मार डाल रहे हैं अपनी कुल्हाड़ी। हम लोग अंधाधुंध सर वेस्टर्न जो पद्धतियाँ हैं उसको हम लोग ब्लाइंडली ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग अपनी जो परंपरागत खेती का जो तरीका है उसको हम लोग कमतर आंकते हैं, जबकि यही सस्टेनेबल, यही सस्टेनेबल, हाँ यही सस्टेनेबल और यही सही है। और उल्टा हो रहा, हमारी पद्धतियों को वेस्टर्न वाले लोग ले रहे हैं, अपना रहे हैं। ऑर्गेनिक जबकि हमारा था, ऑर्गेनिक जो वर्ड क्वाइन किया वो लगा, लेकिन हमारा प्राकृतिक शुद्ध जैविक खेती, हाँ, दूसरा टाइप की फार्मिंग तो हमने देखी नहीं थी पहले। तो हमारा कॉन्सेप्ट को वो ले रहे हैं और वो हम लोगों पे थोप रहे हैं, ये चीज़ हुआ। तो आपका जो प्रश्न था कि क्या ऑर्गेनिक से हम लोग प्रोडक्शन को ले सकते हैं, 3 साल लगेगा सर। देखिए क्योंकि जब से मिट्टी निर्जीव हो चुकी होती है, अधिकतर जीवाणु खत्म हो जाए, तो उसको फिर से रिवाइव हमें करना है। जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है, उस मिट्टी को फिर से हमें रिवाइव करना पड़ेगा, फिर से उसमें असंख्य जीवाणु पैदा करना पड़ेंगे।
ठीक है। तो वो कैसे होगा? तो वो होगा आपका जीवामृत के माध्यम से, काउडंग के माध्यम से। जितना ज़्यादा हो काउडंग हमें मिट्टी में देना पड़ेगा, कार्बन देना पड़ेगा। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन वहाँ पे 100 से ज़्यादा है ना सर? क्योंकि वहाँ के मिट्टी के आप कार्बन देखो, वहाँ का मिट्टी का कार्बन सर 12 से ऊपर रहता है, 12% से 14% तक रहता है। और इंडिया की स्थिति ये है कि हमारे मिट्टी की जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो 1 से 2% भी नहीं है सर। इसलिए हमारे एवरेज लाइफ स्पैन एकदम कम होती जा रही है। तो सबसे पहला हमारा कोशिश ये होना चाहिए गवर्नमेंट कि हमारे मिट्टी के जो कार्बन का जो तत्व है उसको बढ़ाएं। तो उसके लिए लीफ मॉल जरूरी है, जो सूखी पत्तियां होती हैं, घास, ये सब जो कार्बन मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर, उसको देना पड़ेगा मिट्टी में, जो पहले काउडंग से होता था। याद अभी जो मैंने आपको बताया काउडंग से होता था, FYM। तो अब यूरिया फर्टिलाइजर में ये तो कार्बन मिल नहीं रहा है, इसमें तो खाली आपका बस रेडी टू अवेलेबल जो न्यूट्रिएंट है, कार्बन तो है ही नहीं। तो हमें जितना हो सके आज के डेट में जीवामृत देना पड़ेगा। जीवामृत इज ए कंसोर्टियम ऑफ द बैक्टीरिया कल्चर, ठीक है, जिसमें हम लोग काउडंग, गौमूत्र, फिर आपका इसमें हम लोग छेना का पानी, फिर फर्टाइल सॉयल, ये सब हम लोग एक कंसोर्टियम मिक्स कल्चर बनाते हैं और उसको हम लोग खेत में डालते हैं, जिसको जीवामृत कहा जाता है। तो जीवामृत हो, जितना हो सके हमें मिट्टी में काचा गोबर का घोल बना के दें, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और वेल रोटन काउडंग हो, मिट्टी में जितना गोबर डाले उतना अच्छा, क्योंकि जीवाणुओं का सबसे अच्छा भोजन है आपका गोबर और आपका ये गुड़। तो मैंने जीवामृत बताया ना, उसमें गुड़ है, ठीक है। तो गुड़ में देखिएगा जिसमें कल्चर बड़ा बढ़िया बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, ठीक है सर। तो ये दोनों चीज़ें देने से कि हमारा मिट्टी के उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, ठीक है। फिर हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, पंचगाव्या अगेन हमारा गाय का जो 5 बाय प्रोडक्ट है, गाय का घी, फिर आपका गोबर, गौमूत्र, फिर आपका दूध, और 5 हो गया ना, हाँ। दूध, दही, गोबर, हाँ, दूध, दही भी, दही, अच्छा, घी, गोबर, गौमूत्र। तो जिसको हम लोग पंचगाव्य बोलते हैं, हम बोलते हैं ना पंचगाव्य। तो पंचगाव्य, और उसमें हम लोग ऐड करते हैं केला, शुगर केन जूस और फ्रूट जूस और वाटर क्या उसको बोलते हैं, कोकोनट वाटर ऐड करके हम लोग पंचगाव्य सॉल्यूशन बनाते हैं, जो कि फोलियर पत्तों में स्प्रे करने के लिए होता है। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी भी सर हमारे क्षेत्र में बहुत अवेयरनेस की कमी है। पंचगाव्य आप यूज़ करोगे, और अगर कीड़ा मकोड़ा अगर या कुछ इस तरीके का अगर है, माना जो पत्तियाँ खाती हैं, चाहे फंगस का प्रॉब्लम है, तो इसके भी हम लोग टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर फंगस के लिए, और कीड़े मकोड़ों के लिए एक नीमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, 10 पर्णी अर्क है। ये टेक्नोलॉजी से हम लोग कीड़े मकोड़ों को मैनेजमेंट करते हैं। एक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो गया इंटीग्रेटेड, और दूसरा हो गया इंटीग्रेटेड हम लोग का ये डिजीज मैनेजमेंट, जो आज से 40-50 साल पहले लोग ऑलरेडी कर रहे थे, उसको फिर से लाया जा रहा है। तो जब, और इट विल टेक 3 years, इस तरीके से अगर हम लोग फिर से करें तो मिट्टी को फिर से रिवाइव करके, तो मेरा मानना है कि फिर से रिवाइव हो सकता है। प्रॉब्लम अब आप ये पूछोगे पहले क्यों नहीं प्रोडक्शन था, तो यूरिया को लाया ही इसीलिए गया था कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है फूड प्रोडक्शन में, इसलिए तो यूरिया को गवर्नमेंट का कहना ये था। तो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ। तो आप पूछ सकते हो कि उसी समय प्रोडक्शन क्यों नहीं था जब ऑर्गेनिक करे। प्रॉब्लम यही था सर कि जब वो जो पद्धति करते थे, गोबर जो डंप करते थे, जब बारिश होता था, बारिश से लीच, तो बहुत कुछ उसमें खाना जो बह जाता था। आज हमें थोड़ी सी पद्धति को चेंज करनी। आज हम जो गोबर से जो खाद बनाएंगे, तो वर्मी कंपोस्ट आप देखोगे ढक के हम लोग कर रहे हैं, अर्थवर्म को करके कर रहे हैं। आज भी हम लोग गोबर को, ये किसानों को ये सिखाते हैं कि भैया काउडंग को धूप और बारिश से बचा के रखो, शेडेड प्लेस में करो, ताकि उसका न्यूट्रिएंट जो है वो लीच ना हो, तो आपका न्यूट्रिशन में रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि साइंटिफिकली अगर किसान करे खेती ऑर्गेनिक साइंटिफिकली, तो प्रोडक्शन हमें नहीं लगता कि सर कम होगी कहीं भी। हाँ, प्रॉपरली करना चाहिए। और ये नहीं कि खेती कोई
खेती ना सर कोई बिजनेस नहीं है कि इसको प्रॉफिट और लॉस से या उसमें उस दायरे में लेके आए। खाने को हमें उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। अन्न है, इसको हमें अन्नदाता जो है हमारे किसान, उनको हमें ऐसा नहीं समझना कि ये हमारे लिए मतलब फैक्ट्री की तरह है ज़मीन, है ना, उसमें कितना डाले और कितना आया, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। ये सब पूजा और बरकत की चीज़ें आप देखते हो, जब हम लोग खेत में करते हैं, आपको याद होगा प्रैक्टिस की, जब खेती की ना हम लोग पूजा करते थे सब, बिल्कुल मार्च के महीने में, यू नो, तो दे आर ऑल, सर ईश्वर की वरदान है कि भगवान ने हम लोगों को भोजन दिया है इस तरीके से, है ना, मिट्टी से उपज के भगवान हमें भोजन दे रहे हैं। तो इसको एग्री बिजनेस से दूर रखना चाहिए, उस एंगल से नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हमारी सोच ये है। और किसानों को जितना ज़्यादा, किसान जितना मेहनत करता है, किसान जिस तरीके से परिश्रम करता है अपने खेत में, उस हिसाब से उसकी हालत वैसी नहीं है। उसको जो मिलना चाहिए था वो अभी तक किसानों को वो उनको सम्मान इज्जत नहीं मिला है। किसान को सिर्फ 3 ही चीज़ चाहिए, अच्छा बीज, जो उसमें भी घोटाला हो जा रहा है, घोटाला इन द सेंस प्योरिटी नहीं रही है सीड की, और दूसरा थोड़ा सा उनको ना भेजना चाहिए विदेश, बाहर भी किसानों का टीम बना के, इजराइल हो चाहे दूसरे देशों में, जहाँ ताइवान इज़ वेरी गुड, कोरिया इज़ वेरी गुड इन एग्रीकल्चर, हैं, तो सीखने के लिए, हाँ, दूसरे देश एक्सपोजर पे भेजना चाहिए कि जाओ वहाँ उनकी तरीके को देखो, कैसे वो लोग सस्टेनेबल फार्मिंग कर रहा है। इससे किसानों का दायरा बढ़ेगा, खुलेगा। और तीसरा जो है, उनको खाली बाजार देगा। 3 ही चीज़ मांग रहा है। किसान कभी भी नहीं देखोगे कि पैसा मांग रहा है, सब्सिडी मांग रहा है, धरने पे बैठा है कि हमको पैसा दो, कभी नहीं। उनकी कोई डिमांड नहीं, उनके क्योंकि ये चीज़ें अवेलेबल करते, तो वो हमारे किसान इतने मेहनती और टैलेंटेड हमारे किसान है कि सोना उपजा के आपको दिखा देंगे यहाँ पे। उनका जो मेहनत है उसका सही मूल्य उनको मिल जाएगा। बस सिर्फ यही फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को। सही। 2 चीज़ समझ में आती है, वही कि हमने शायद एक गलती तो की है कि जो रोजी रोटी से जो जुड़ा हुआ जो इंसान है, राइट, एक वर्ग किसान है ना, उसको हमने कहीं ना कहीं सही उन पर जो फोकस करना चाहिए था, जो उन पर नज़र रखना चाहिए था, वो आज तक हमने नहीं किया। दूसरा चीज़ जो मुझे समझ में आता है पूरा कन्वर्सेशन में कि प्रकृति जो चाहती है वो लेके ही रहती है। हम उसको अगर बदलने का कोशिश करें अपने तरह से, है ना, तो वो एक समय तक बदल सकता है, बट प्रकृति फिर उसको अपने रूप में ढाल ही लेती है। तो शायद इसीलिए अभी घर घर में मैं देखता हूँ लोग छत पर ही वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। हाँ, बागवानी भी और बागवानी भी कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट मतलब लोग इस तरह से वर्मी कंपोस्ट का प्रचार कर रहे हैं जैसे पिछले दशकों में शायद हमने कुछ गुनाही कर दिया था। बिल्कुल किया भी था, है ना। तो आज के दिन में घर घर में ही वर्मी कंपोस्ट का प्रचार हो रहा है। लोग सब्जी के जो छिलके हैं और XYZ जितने भी चीज़ें हैं उससे लेकर के अपने लोग बनाना चाह रहे हैं। प्रोसेस के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक वहाँ पे नहीं है। एक अंतिम आज का जितना भी मेरा डिस्कशन था उसका एक अंतिम एक टर्म कहूँगा या फिर शब्द कहूँगा जिस पे थोड़ा सा मैं फोकस चाहूँगा, वो है आपको ग्राफ्टिंग। एक टर्म से मैं वाकिफ़ हुआ इस पर्टिकुलर रिसर्च के दौरान, और वो है पोमैटो। एक ही प्लांट में मैं देखा कि टोमेटो को भी उगाया जा रहा है और पोटैटो को भी उगाया जा रहा है। और हमने इनफैक्ट अपने पास्ट कन्वर्सेशन में इस चीज़ का जिक्र भी किया था कि सही ग्राफ्टिंग से प्लांट का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक ही पौधे में ये दोनों चीज़ कैसे होते हैं? ऑफ कोर्स वो मैं तो समझ रहा हूँ कि दोनों फैमिली एक ही फैमिली से आते हैं, बट थोड़ा सा आपके भाषा में अगर वो समझाएं। पोटैटो, यू नो, इट्स अ ट्यूबर क्रॉप, इट्स ग्रो इनसाइड द सॉइल, एंड टोमेटो एज यूजुअल वो तो टहनी में होती है। तो अब ये कॉम्पैटिबिलिटी होती है, ठीक है। तो दोनों का जो पोटैटो का जो वो है रूट है और टोमेटो का जो साइन जो ऊपर वाला पार्ट है, दोनों कॉम्पैटिबल है अगर हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, रीयूनियन हो जाएगा दोनों में,
तो ये हो जाता है। उसी को उन्होंने लोगों ने नाम दे दिया पोटैटो एंड टोमेटो को पोमैटो। तो नीचे आलू हो रहा है, ऊपर में टोमेटो हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के लोगों को भी इन पर्टिकुलर चीज़ों में भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। देखिए अब एक ही प्लांट से अगर दोनों चीज़ आपको मिल रहा है तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इसमें फायदा भी है। मेरे ख्याल से कमर्शियली कहाँ तक वायबल है वो पता यही नहीं। देखना है, मतलब सक्सेस मिला है, इनोवेशन तो है, दीज आर ऑल इनोवेशन स्टेज में ही है अभी। राइट। और ये बहुत ज़रूरी भी है किसान लेवल पे, फार्मिंग लेवल पे भी, कि किसान इनोवेशन करते रहें। किसानों को इनोवेशंस पे ध्यान देना ही चाहिए कि इनोवेशन से भी फ़ायदा होता है सर। जी, तो पूरे कन्वर्सेशन में वही मेरे को समझ में आया कि एक तो अपने आप को इनोवेशन में इन्वॉल्व करना है, इवॉल्व होते रहना है ना। एक ही चीज़ में अटक के नहीं रहना है, बाजार को भी समझना है। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को भी थोड़ा आगे बढ़ के और अच्छी तरीके से आना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्या चाहिए ना, एग्रीकल्चर में यू हैव टू सेलेक्ट द राइट पीपल। राइट। इसको ना गवर्नमेंट को, जब हम लोग जब ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब हम लोग चुनाव करते हैं, किसान अधिकारी, वो जो अधिकारी लोग होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, तो जब हम तो देखना चाहिए कि उनकी मेंटालिटी प्रो किसान है कि नहीं, कि या जस्ट दे वांट टू गेट द जॉब, सिक्योर जॉब, एंड बस जस्ट खाली पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए ही ये बंदा जॉब करना चाह रहा है, या इसमें सच में किसानों के प्रति वो है, जज्बा है कुछ करने का। तो राइट पीपल शुड बी सिलेक्टेड इन दिस फील्ड, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन वर्कर्स, फील्ड वर्कर्स को लेके आएँ, और NGO लेवल पे भी इसी तरीके से काम होना चाहिए, थिंग्स विल गेट चेंज। और बस ये बोलना चाहूँगा मैं ऑर्गेनिक को ही, कि मुझे लगता है कि सर इंडिया का तो अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत दूर, कि नॉर्थ बंगाल इज, सिलीगुड़ी इज़ ऑल सेट टू फॉर द ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कमिंग ईयर्स। हम लोग तैयार हैं कमर कस के कि हम लोग नॉर्थ बंगाल को तो आगे लेके जाएंगे, और हॉर्टिकल्चर में और इंडस्ट्री या फार्मिंग क्या चूज़ करेंगे सिलीगुड़ी के लिए? ऑब्वियसली फार्मिंग, और सब लोग भी यही बोलेंगे। हम लोग सिलीगुड़ी के सब, मैं आज की डेट में हर एक मोहल्ले, हर एक उसमें पूरा, तो यही लग रहा है कि ऑर्गेनिक और फार्मिंग इज सिलीगुड़ी होगा ये आने वाले दिन में, और वही होना चाहिए, शायद वही होना चाहिए, क्योंकि हमारा क्षेत्र में काफ़ी वल्नरेबल है सर। ये यहाँ पे पहाड़, नदियाँ, देखिए लैंडस्लाइड, ये सब बाढ़ आ जाता है कहीं, तो हमें कभी, और सिलीगुड़ी को जिस प्रकार से कंक्रीट जंगल होता है जो दिख रहे हैं आप, जिस प्रकार से साउंड और पॉल्यूशन, सिलीगुड़ी ऐसा था नहीं जो सिलीगुड़ी हम लोगों ने 10 साल 20 साल पहले बिल्कुल देखा। बिल्कुल, मैंने अपनी आंखों के सामने में चीज़ों को बदलते देखा है, यहाँ पे वेदर बदलते देखा है, किस तरह से गर्मी बढ़ गई यहाँ पे। राइट, सो मच हैज चेंज्ड नाउ ओवर द ईयर्स। तो एक इसका सस्टेनेबल सॉल्यूशन निकालना सर बहुत ज़रूरी है। हमें आज ही अगर हम लोग विज़न नहीं देखेंगे 25 साल के बाद के सिलीगुड़ी का, तो आने वाली जनरेशन को हम लोग क्या जवाब देंगे? हम अपने बाल बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे? जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं अपने बाल बच्चों को, उनको हम क्या यही सिलीगुड़ी दे के जाएंगे? सही। आज उसके लिए आप घर में AC लगा रहे हो घर में AC लगा सकते हो ना, बाहर क्या करोगे? क्या करोगे? सही बात। तो बहुत सोचना चाहिए, अब टाइम आ गया है। तो और किस तरीके से सिलीगुड़ी को, जैसे भूटान इज़ वेरी गुड सर। भूटान अगर आप जाओगे तो बहुत, वहाँ पे एक आप जाने से ही आपको फील आएगा वो चीज़। वहाँ साउंड पोल्यूशन नहीं है, बहुत ही सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड वे में है, सिस्टमेटिक तरीके से है, और उसको बोलते हैं कार्बन न्यूट्रल जोन। हमें सिलीगुड़ी को भी वैसा कुछ विजन रखना चाहिए, कार्बन नेगेटिव ना हो तो कम से कम न्यूट्रल तो हो, है ना। लेकिन ये चीज़ें सर मैनेज करना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर किसी का अपना एक, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, रिसोर्सेज तो उतनी की उतनी हैं, रिसोर्सेज तो नहीं बढ़ रही हैं। तो मिला जुला के अब उसी में हमें सॉल्यूशन, ज़मीनें जिस तरह से बिक रही हैं और उन पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक कंक्रीट जंगल होते जा रहा है सिलीगुड़ी के लिए, तो ये डेवलपमेंट सही नहीं दिखता है। ठीक है सर, खैर उस विषय में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक अंतिम एक मैसेज मैं आपसे
दिलवाना चाहूँगा बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं, और आप थोड़ा उनको बताएं कि क्यों उनको फार्मिंग या इस पर्टिकुलर सेक्टर में आना चाहिए, और इसका स्कोप नेक्स्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा है, मुझे तो दिख रहा है। आप अपने माध्यम से बताएं तो शायद उनके दिमाग में भी इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के पॉजिटिविटी आए। लोग नहीं चाहते हैं जनरली कि लोग एग्रीकल्चर में लेकर के इस पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ें। लाइक उनको डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, उनको सीए बनना होता है, क्यों उनको करना चाहिए? नहीं, ये सर समय के साथ अपने आप सब सही हो जाएगा। देखिए, हमारे भी आज फ्रेंड हैं, तो मैं इस लाइन में हूँ, लेकिन जो मेरे साथ के बैचमेट हैं, कोई यूएस में है, कोई डॉक्टर भी है, कोई दूसरे, तो वो लोग हो सकता है मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहे हों और अच्छा लाइफस्टाइल भी होगा, हम उस तरह के लेकिन जब वो कॉल करके जब बोलते ना कि अमरिंदर यू आर डूइंग राइट, तुम सही कर रहे हो, तुम्हारा ही अच्छा है, हम लोग तो दिखावे का ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने लिए जी रहे हैं। बट एग्रीकल्चर से कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको एग्रीकल्चर से प्यार नहीं है। ये वन ऑफ द नोबेल प्रोफेशन सर एग्रीकल्चर, और ये कोई जुटला नहीं सकता। इसीलिए कोई इंसान नहीं कह सकता कि हाँ, के समय सबको याद आ गया था एग्रीकल्चर। हाँ, इसीलिए तो ये कैसा है कि कम से कम ये तो सब मानेंगे कि ये नोबेल प्रोफेशन है एग्रीकल्चर, ठीक है। और सबके दिल में कहीं ना कहीं किसानी छुपा हुआ है। बाकी प्रोफेशन सर पैसा कमाने के लिए हो सकता है, लेकिन ये सबके दिल में किसानी जरूर है, कुछ ना कुछ। इसीलिए आप देखते होंगे छत पे अपना निकालने के लिए, अपना पेट पूरा करने के लिए शौक, छत पे ही लोग साग सब्जी लगाते हैं। तो युवा के लिए जो 8th-9th में है, एग्रीकल्चर क्यों लेके पढ़ना चाहिए? बिकॉज कुछ आप सोशल मीडिया में ही देखो, एक से एक ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव सक्सेस स्टोरीज आती हैं कि ही वॉज एन IITian, ही वॉज IIM, ही लेफ्ट हिज जॉब टू द ऑर्गेनिक फार्मिंग। इलाम में काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कोई NRI आके अब इंडिया में करके गांव में जाके कहीं बसा कर रहा है। तो और पटना जैसे क्षेत्र में भी सर कुछ IITians मिलके एग्रीकल्चर से अपना भविष्य बना रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो किसानों के, जैसे इसको स्टार्टअप बोलते हैं। उन्होंने एक स्टार्टअप बनाया है खेती बाड़ी बोल के, जिसमें हम लोग किसानों को एग्रीकल्चर इनपुट भी दे रहे हैं और किसानों से प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव स्टोरी हैं। और एक और है कि जो एग्रीकल्चर से पास आउट हो रहे हैं उनके लिए जॉब की भरमार है। अगर जॉब ही करना है, भरमार है, चाहे NGO हो चाहे कॉरपोरेट, क्योंकि आज की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स जो है कंपनियां आज एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रही हैं, एग्रीकल्चर में आ रही, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो, चाहे टाटाज हो, चाहे बाहर में फॉरेन में भी आपका ये कंट्री है आपका न्यूजीलैंड वगैरह, ठीक है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पंजाब के भरे पड़े हुए हैं किसान। इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिमांड्स है एग्रीक्रेट्स की, ठीक है, माने जो किसानी जानते हैं, चाहे पढ़े लिखे हैं, किस एग्रीकल्चर को भयंकर डिमांड है। माने हमारे पास डिमांड ज़्यादा है, वर्क फोर्स की कमी है, स्किल्ड वर्कर्स की, ठीक है। फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड, और यही सिनेरियो कमिंग डिकेड्स में इंडिया में आने वाली है कि कोई भी ट्रेंड जो होता है बाहर में, वो ट्रेंड इंडिया में आता है। तो 10 साल बाद यहाँ पे बहुत सारी कॉर्पोरेट्स खुलेंगी, एग्रीकल्चर बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, जॉब, तो जिसको जॉब में जाना जॉब में जाएगा, ठीक है सर। क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा है वर्ल्ड का, इंडिया का, तो फूड का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन ज़मीन तो कमी है। इसीलिए आज के डेट में आप देखिए वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना। वो देखो कि वर्टिकल फार्मिंग हो रही है कि ज़मीन तो उतना ही है, लेकिन तो अब आप वर्टिकल फार्मिंग करके ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो यही है कि एग्रीकल्चर को चूज़ कीजिए कैरियर में, इसमें हर एक जॉब भी है, और अगर आप बिजनेस करना चाहें एग्रीकल्चर तो इसमें भी अच्छा खासा इनकम है सर। और दूसरी सबसे मतलब कि आप घर में रह के ही अपनों के साथ रह सकते हैं। भले ही आप बाहर में पैसा कमा सकते हैं, बाहर जाके अब्रॉड,
लेकिन सबसे मज़े की बात है एग्रीकल्चर में आप अपनी मिट्टी से जुड़ के, अपने रूट्स से जुड़ के, अपने माता पिता के साथ रह के जो पैसा कमाने का आनंद है ना, वो चीज़ नहीं है। वो ये जोड़ता है आपको, एग्रीकल्चर आपको अपने से जोड़ के रखता है, और दूसरे प्रोफेशन से आपको दूर ले जाता है अपने गार्जियन से। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल। और आज का सेशन कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया, लगा कि 5-10 मिनट में पूरी ज़िंदगी जी। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच। मैंने याद किया और आप आए भी अपने टाइम निकाल के। हम याद किए, वही बहुत बढ़िया है सर। राइट। सो जनरली हर केस से ही हम लोग ये चीज़ करते हैं कि जैसे, अब पता नहीं आप लोग कॉर्ड को कितना फॉलो कर रहे हैं। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँ द कोड के लिए स्पेशली, आई वॉज इन डूअर्स, ठीक है, डूअर्स में एक चाय बागान में मैं कर रहा था, उसी समय आई गॉट ए कॉल फ्रॉम योर आई थिंक असिस्टेंट की, अच्छा सर ऐसा है, तो मैं बड़ा एकदम एक्साइटेड होकर उसको लगा यू नो द कोड, ये ना वो ऐसा ऐसा कुछ पॉडकास्ट का बात है, तो वो बोलता है कि सर मैं जानता हूँ तो कोड, मैं फॉलो करता हूँ उसको, हाँ, और दे आर वेरी गुड। उसने कॉम्प्लीमेंट दिया कि दे आर वेरी गुड। मैंने कहा गुड इन व्हाट सेंस? तो बोले वो लोग डेप्थ एनालिसिस करते हैं, द कोड डेप्थ, और जब द वे दे पोर्ट्रे ना, वो बहुत अच्छा लगता है, एकदम इन डेप्थ, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एस्पेक्ट दिखाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट हमको मिला था। रूपम देव एक लड़का है, अच्छा, डूअर्स का, उन्होंने बोला कि और उन्होंने मेरे को एक चीज़ रिक्वेस्ट किया कि आप जाओगे ना तो मेरी बात करवाना उनसे। रूपम देव के लिए भी हमारे तरफ से मैसेज। हाँ, उनके लिए ना, वो क्या चाय बागान के ऊपर में काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कभी उनको चाहिए होगा तो चाय के ऊपर में अगर कुछ बनाना हो तो ही विल हेल्प यू आउट। राइट। सो इस प्लेटफॉर्म से रूपम जी के लिए भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ऑब्वियसली वो लोग चाय से जुड़े हुए हैं, और कोऑपरेटिव की अगर आप करना चाहें कि चाय बागान में कोऑपरेटिव कैसे काम कर रहा है और कोऑपरेटिव के माध्यम से टी गार्डन को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, सिक गार्डन को, तो हाँ, तो ये एक बड़ा आपके लिए बहुत बढ़िया सब्जेक्ट हो सकता है। वंडरफुल वंडरफुल। सो अच्छा है रूपम जी, और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना।